यस। तो बच्चों हम आज का कॉन्सेप्ट वर्नर थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेविड वार्नर नहीं, ठीक है, वर्नर्स थ्योरी, WERNER, वर्नर्स थ्योरी। इसमें हम लोगों ने कल प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसी के डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा समझा था, है ना। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे थे, डिफरेंस भी समझने की हम लोगों ने कोशिश करी थी बच्चों। यस। अब देखो, यहाँ पे एक मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्लीज बच्चों ध्यान से समझना। मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी बैलेंसी, ठीक है। सेकेंडरी बैलेंसी मतलब दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंडरी बैलेंसी मतलब बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपको पता है कि जो भी हमारे सेंट्रल मेटल एटम जो डी ब्लॉक के हैं, जो डी ब्लॉक के हमारे सेंट्रल मेटल एटम है या जो आयन है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कैटाइंस का फिक्स होता है। आपको मैंने पहले टेबल भी बनवाई थी। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है या जो सेंट्रल मेटल आयन होगा, कैटाइन होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कैसा होता है, फिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो सेकेंडरी बैलेंसी होगी वो टोटली डिपेंड करती है बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर पे। तो इसका मतलब सेकेंडरी बैलेंसी ऑलवेज फिक्स फॉर द पर्टिकुलर कैटाइन। ये बात समझ में आ गई। जैसे एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अगर बच्चों क्रोमियम, मैंने सपोज क्रोमियम +3, क्रोमियम मैंने +3 बोला है, तो आपको पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों कितना था, 6 मैंने बोला था। या उल्टा करके बोलो कि कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 होगा तो क्रोमियम वहां पे +3 की स्टेट में आपका डिफाइन होगा। जैसे मैं कोबाल्ट के बारे में बात करूं तो यहाँ से ये भी आपको +3 के साथ मिलेगा, है ना। वो टेबल आपको डिस्कस करी थी, वही वाला पॉइंट। जैसे मैंने प्लेटिनम के बारे में एग्जांपल लिया था, Pt+2 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में बच्चों कितना होगा, 4 होगा। इसी तरीके से अगर आपका प्लेटिनम +4 के साथ दिख रहा है, प्लेटिनम +4 के साथ दिख रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बच्चों कितना डिफाइन करेगा, 6 डिफाइन करेगा। ये कुछ कॉमन से हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहली चीज, क्रोमियम +3 +6 के साथ, कोबाल्ट +3 +6 के साथ, प्लेटिनम +4 +6 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूँ जो फिक्स है। इसका मतलब पता कि सेकेंडरी बैलेंसी का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों हमेशा कैटाइंस का फिक्स होता है, जो हम लोगों ने हमेशा देखा है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। तो पता नहीं चलता कि क्वेश्चंस किस किस तरह से पूछे गए हैं, इसलिए टेबल को आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। और वैसे भी हमने इतनी बार डिस्कस किया तो आपको याद ही हो गया होगा। जैसे सिल्वर +1 की बात करें, बताओ जरा, सिल्वर +1 अगर स्टेट में है तो क्या बच्चों बताया था हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, जरा आप मुझे बताना इस पे। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा एप्लीकेशंस लेता हूँ, प्लीज ध्यान देना। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे कंपाउंड लिखा है Pt प्लेटिनम, यहाँ पे आपका अमोनिया, यहाँ पे 6, ठीक है। मैं स्लो चलूंगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जल्दबाजी मुझे भी कुछ नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टाइम बहुत है हमारे पास, आराम से हम करके जाएंगे। 90% कवर करेंगे, लेकिन सॉलिड करेंगे, सॉलिड क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल तोड़ फोड़ के आएंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन के साथ बिल्कुल पगा करके आएंगे, उसको फिनिश करके आएंगे। लेकिन हम जितना पढ़ेंगे बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चंस 100% करके आएंगे, ठीक है। तो पहला मैंने दिया है प्लेटिनम के साथ अमोनिया 6Cl4। आप बताओ, मुझे पूछता हूँ इसकी प्राइमरी बैलेंसी कितनी, बताओ मुझे। इस कंपाउंड की प्राइमरी बैलेंसी कितनी होगी, बताओ बच्चों, कल भी डिस्कस किया था, 4। इसकी सेकेंडरी बैलेंसी कितनी होगी, या सेकेंडरी बैलेंसी भाई प्राइमरी, भाई अभी जस्ट डिस्कस किया है मैंने, सेकेंडरी बैलेंसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, हम उसी तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ कितना है, वो आपको 6 दिख रहा है, ये देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आते हैं कि अगर मान के चलो बच्चों, मैंने यहाँ पे इस कंपाउंड के साथ मैंने अगर AgCl को कनेक्ट किया है, ध्यान दो, अगर मैंने सिल्वर क्लोराइड को मैंने कनेक्ट किया है, तो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आता है कि नंबर ऑफ Cl- आयन प्रेसिपिटेटेड एज AgCl इफ AgNO3 एडेड। ऐसे क्वेश्चंस आता है कि अगर मैंने AgNO3 सॉल्यूशन को ऐड किया है इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ से कितने आपके जो AgCl पता है वो आपको पीपीटी की फॉर्म मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिलता है, ठीक है। तो कितना आपका यहाँ पे नंबर ऑफ Cl- आपका पार्टिसिपेट करेगा इस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। मैं फिर से बोलूं, मैंने AgNO3 एक सॉल्ट है, उसको डाला बच्चों मैंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ मिक्स किया है, तो यहाँ पे AgCl कितने फॉर्म होंगे। तो क्वेश्चंस नंबर ऑफ Cl- पे भी आता है, गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने Cl- आपके पार्टिसिपेट करेंगे कि कितना AgCl फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे आयोनाइजेशन स्पेयर में सिर्फ 4 Cl है, तो यही तो आयोनाइज होंगे जब वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा, बिकॉज इट इज एक्वस। तो यहाँ से आपके 4 Cl- ही आयोनाइज होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर कितना हो गया है, 4। और 4 का मतलब यहाँ से आपका जो AgCl फॉर्म होगा वो कितना होगा। तो कॉमन सी बात है, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा।
4 AgCl आपको पीपीटी की फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो कितना नंबर ऑफ Cl माइनस पार्टिसिपेट बेटा किया है? 4 Cl माइनस। अब मैं क्वेश्चन पूछूं, एक बात समझ में आई, मैं रिपीट करूं फिर से। गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ AgNO3 आपको ऐड करके बोला जाएगा, फिर पूछेंगे कि नंबर ऑफ Cl माइनस आयन प्रेसिपिटेटेड एज AgCl कितने होंगे। तो आंसर कितना होगा? आयोनाइजेशन स्पेयर में जितने एनाइन प्रेजेंट होंगे उतना ही आपको नंबर टिक करना है, मतलब 4 होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? दूसरा मैं पूछूंगा टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, बताओ जरा। गिवन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, अगर ये आपका हाइड्रोलाइज होगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, तो आप ऐसे मत बोल देना कि सर 4 Cl माइनस है तो 4 ये हो गया। सर एक कैटाइन पूरा कॉम्प्लेक्स कैटाइन मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स कैटाइन 1 हो गया। अरे ऐसे तो बोलोगे कि कुछ और तरीके से बोलोगे? भाई Cl माइनस जो है वो कितने Cl माइनस है? 4 Cl माइनस है। एक कॉम्प्लेक्स कैटाइन है, 4 सिंपल एनायन है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 5। कोई कंफ्यूजन? कोई भी कंफ्यूजन? टोटल नंबर ऑफ आयन समझ में आ गए? ठीक है, कितना Cl माइनस आपका पीपीटी की फॉर्म में जाएगा AgCl, वो भी समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहां से लिया है बच्चों, प्लेटिनम। नाउ दिस इज NH3 ट्वाइस। अब देखना आप कितनी आराम से कर लोगे। यहाँ पे Cl4 अंदर दिया है और इसके साथ मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है AgNO3 एक्वस। ठीक है, बताओ आप मुझे यहाँ पे कितने नंबर ऑफ Cl माइनस बच्चों प्रेसिपिटेट होंगे, पीपीटी की फॉर्म में जाएंगे एज AgCl। बताओ कितना आंसर होना चाहिए इसका। ये देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझ में आता है क्या? ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो बाहर तो कोई आयंस है ही नहीं, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट है वो तो आयोनाइज कभी हो नहीं सकता है। मतलब ना तो ये 4 Cl माइनस आयोनाइज होंगे, ना ही अमोनिया आयोनाइज होगा। बाहर कुछ होगा तो वही आयोनाइज होगा जो आयोनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, वही आयोनाइज होगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 0। कितना आंसर होगा? 0। कोई भी Cl माइनस या जो एनाइन होगा वो आयोनाइज नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कभी भी AgCl का फॉर्मेशन नहीं होगा। मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे बताओ जरा इसमें। यस, टोटल नंबर ऑफ आयंस मैंने पूछे हैं वो कितने होंगे? 1 होगा कि 0 होगा? 1 होगा कि 0 होगा? यस। आयंस समझते हो ना, कैटाइंस और एनाइंस के बारे में बात कर रहा हूँ। यस। इसके साथ जब, अब मुझे ये बताओ, ये जो आपको दे रखा है ये स्पीसीज कैसी है? ऑब्वियसली इसमें कोई चार्ज तो नहीं है, न्यूट्रल ही है। ठीक है, अब वाटर मॉलिक्यूल कितना डालना, अमोनिया तो आयनाइज होगा नहीं, Cl भी आयनाइज नहीं होगा, तो फिर यहाँ से हमारा आंसर कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे, इसके ऊपर चार्ज कितना है? चार्ज तो 0 ही। भाई हम इसे क्या माना है, इसमें कोई नेगेटिव पार्ट तो है ही नहीं है ना। जब नेगेटिव पार्ट नहीं है तो ये पार्ट क्या होगा बताओ? यहाँ पे कोई नेगेटिव पार्ट है क्या? नेगेटिव पार्ट कहीं आपको दिख रहा है? कोई भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। जब नेगेटिव नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो जो भी पार्ट गिवन है वो कैसा होगा? वो कैटाइन की फेज में ही होगा। अरे बताओ मुझे। अरे मैं आपसे सीधा बोलूँ, सोडियम, मैंने बोला सोडियम, सोडियम को मैंने पानी में डाला, सपोज सुनना ध्यान से, सोडियम को पानी में डाला मैंने, ठीक है, तो यहाँ से सोडियम आयोनाइज होगा, वो Na+ में चला जाएगा, खत्म कहानी, बिकॉज ये कैटाइनिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। अच्छा इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने बोला है कि कोई कोई आपका आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का प्रेजेंट है, नेगेटिव पार्ट है नहीं बाहर, तो ये आपका क्या होगा? तो कैटाइन के फेज में डिफाइन होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटाइन प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा आंसर? 1 होगा। 1 इज द राइट आंसर। ये कैटाइन है इसलिए इसका आंसर आपका 1 होगा। ठीक है, एनाइन फेज तो है ही नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। जैसे लिया है मैंने प्लेटिनम, यहाँ पे मैंने लिखा है बच्चों NH3, नाउ थ्राइस, ये आपका Cl3, इसको बंद किया है मैंने, एक Cl बाहर लिया है। अब इसके सामने मैंने फॉलो किया है AgNO3। अब बताओ कितने Cl माइनस आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, जहां से आपका AgCl आपका फॉर्म हो रहा है। AgCl आपका पीपीटी की फॉर्म बच्चों नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है, कोई सॉल्बिलिटी डिफाइन नहीं करेगा। तो बताओ जरा, ये देखो ये पूरा पर स्क्वायर ब्रैकेट क्या है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना। निरंतर समझ में आ रहा है बेटा? बताते चलो, है ना। यहाँ से ये बाहर वाला पार्ट है, ये आयोनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, तो मतलब यहाँ से ये मिलेगा Cl माइनस वाला पार्ट, एक ही Cl माइनस है, तो बस Ag3 को यहाँ से रिलीज कर दो, Ag+ निकलेगा यहाँ से, बिकॉज एक ही Cl माइनस रिलीज हुआ है। तो नंबर ऑफ, अगर मैं Cl माइनस आयन की बात करूं जो पार्टिसिपेट किया, तो उसका आंसर कितना होगा बच्चों? 1 Cl माइनस। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो एक AgCl आपको देखने को मिलेगा, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl। अगर मैं पूछूं यहाँ पे कैटाइंस कितने, एनाइंस कितने, नंबर सब बताओ।
तो यहाँ पे कैटायन आयंस के नंबर्स कितने होंगे बताओ, Cl माइनस कितना होगा जल्दी से बताओ मुझे, 1 Cl माइनस, कैटाइन बच्चों ऑब्वियसली एक ही होगा, तो 1 कैटाइन 1 एनाइन, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 यहाँ पे आपके आयंस प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को यही समझते हैं। अब मान के चलो मैं आपसे पूछता हूँ कंडक्टिविटी के ऊपर, ध्यान देना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कंडक्टिविटी के साथ, कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, आपको 2-3-4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सबसे अधिक कंडक्टिविटी किसकी, तो कंडक्टिविटी जो है बेटा, कंडक्टिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे वहां पे कंडक्टिविटी क्या होगी बच्चों, उतनी ही अधिक होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, एक क्वेश्चन लें तो समझ में आपको आ जाएगा। जैसे एक मैंने कंपाउंड लिया है बच्चों, यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे लिया है मैंने अमोनिया, नाउ इट इज 6, और ये ब्रैकेट बंद, यहाँ से आपका Cl4, ये मैंने कंपाउंड लिया है। जरा आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे आयोनाइज करूंगा तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसे आयोनाइज करूंगा तो कितना आयंस मिलेंगे, कैटाइन कितने एनाइन कितने, तो 4 Cl माइनस, ये तो आपके एनाइन हो गए हैं। ठीक है, ये तो एनाइन हो गए, तो कैटाइन कितना होगा, कैटाइन तो आपका एक ही होगा, मतलब ये वाला देखो प्लेटिनम, इस पे चार्ज बस हो जाएगा, ये अमोनिया, और यहाँ पे 6 ऊपर होल चार्ज कितना हो जाएगा +4, तो एक कैटाइन है 4 एनाइन है, तो हमारा आंसर कितना होगा इन दोनों को मिला के, आंसर हो जाएगा हमारा 5, 4 + 1 5, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 आयंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, सेकेंड क्वेश्चन, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेटिनम ले लिया है और इसके साथ बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट है आपका अमोनिया, यहाँ पे 5 ले लिया है, Cl, एक Cl को मैंने बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसके साथ कितने आयंस आपके होंगे, जब ये एक्वस मीडियम में जाएगा, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से एक Cl माइनस जो बाहर है वही आपका आयोनाइज होगा, तो एक कैटाइन होगा, एनाइन कितना होगा वो भी एक होगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, आपको पता है कि यहाँ से 2 हो जाएगा, सर कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो 2 यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे 5 आयंस है, तो जहां पे आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी डेफिनेटली उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, सॉल्वेंट बच्चों फिक्स है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही पूछा जाएगा, कोई बेंजीन वगैरह सॉल्वेंट यूज नहीं किया जाएगा, कोई अदर सॉल्वेंट आपका नहीं लेगा, लेगा तो अल्कोहल ले सकता है, वाटर मॉलिक्यूल्स ले सकता है, यही सब ले सकता है। अगर आपके कोई पोलर एयरपोर्ट, अगर आपके यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिए गए तो वहाँ पे कनेक्टिविटी सो ही नहीं होगी, क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स यूज एज ए सॉल्वेंट, तो हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट ग्रेटर देन सिक्स। बिल्कुल आसान था, कोई कंफ्यूजन किसी को, बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन इसमें, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हो जाए कनेक्टिविटी के ऊपर। यस, नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक कंपाउंड देता हूँ, मैंने आपको दिया है प्लेटिनम और इसके साथ है आपका अमोनिया, नाउ इट इज 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे मैंने दिया है आपको सपोज Cl3, एक मैंने आपको ये कंपाउंड दिया है। ठीक है, और इसके साथ ऐसा करते हैं, एक Cl को हम लोग अंदर रखते हैं, इसको एक सेकेंड, क्योंकि EN फॉलो होना चाहिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, Cl n आपका ये Cl3, ये मैंने कंपाउंड आपको दे दिया है। अब मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो कंपाउंड गिवन है, अगर इस कंपाउंड के साथ अगर मुझे 3 मोल्स AgCl चाहिए, ठीक है, मैं चलो थोड़ा और इसमें मॉडिफाई करता हूँ, यहाँ पे मैं नंबर्स को चेंज करता हूँ, मैं x, मैंने चलो वहां पे x लिखा, आपको x की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे x लिखा है मैंने। ठीक है, मुझे 3 मोल AgCl आपको पीपीटी की फॉर्मेट चाहिए, या बच्चों 3 मोल्स पीपीटी में आपको AgCl आपके फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत ही छोटे क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि बहुत बार टेबल दी जाती है, सुनना ध्यान से, बहुत बार क्या होता है कंपाउंड्स के अंदर ऑप्शन में 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है, सी है, डी है, और फिर वहां से पूछ सकता है कि अगर मुझे 3 मोल AgCl चाहिए तो मुझे बताओ कौन सा कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 4 ऑप्शन में ऐसा होगा जो 3 मोल AgCl को फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा, पीपीटी के फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा। तो क्या बच्चों देखना होगा, आपको देखना होगा कि AgCl के बारे में अगर आयोनाइज करो तो Ag+ और Cl- मिल रहा है, एक AgCl मोल्स के अंदर आपको एक Cl- मिलता है, यहाँ पे कितने होंगे 3 Cl- होंगे, तो 3 Cl- किसी ऊपर कंपाउंड जो गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसमें 3 Cl- आयोनाइज होनी चाहिए, इसका मतलब 3 आपके क्लोरीन कहाँ होने चाहिए, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर होने चाहिए। अगर 3 क्लोरीन आयोनाइजेशन स्फीयर में होंगे तो ही आपका आंसर यहाँ से बनेगा। क्या पूरी बात समझ में आई, बहुत ही क्लियर है। तो यहाँ x की वैल्यू बच्चों कितनी 3, तो इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है जहां से 3 Cl- आपको मिलेंगे।
मेरी बात समझ में आ रही है? 3 Cl माइनस आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट होंगे जॉइंट से ऑप्शंस के अंदर, उस ऑप्शन को हम लोग टिक करके आएंगे। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। हाउ इट इज क्लियर? पूरा समझ में आ रहा है? क्लियर। एक क्वेश्चन बच्चों और बनता है, एक क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए क्वेश्चन बनता है कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि गिवन कंपाउंड में पहचानो कौन सा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब बच्चों चार्ज कुछ भी ना हो, और चार्ज कुछ भी ना हो तो मतलब आयोनाइजेशन स्पेयर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आयोनाइजेशन स्पेयर में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वहां पे ना तो फ्रंट साइड में यहाँ पे ना तो कैटाइन होना चाहिए, ना तो बैक साइड में आपका यहाँ पे एनाइन होना चाहिए। तो कैटाइन एनाइन कुछ भी आयोनाइजेशन स्पेयर में ना हो ऐसे कंपाउंड को सिलेक्ट करना, चार ऑप्शन में उसको टिक कर देना कि यही क्या होगा, न्यूट्रल होगा। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा है? बताओ बच्चों, क्लियर हो गया सभी को? चलो एक क्वेश्चन देता हूं, जरा आप करके दिखाओ मुझे। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल गिव व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट विद BaCl2। ठीक है, BaCl2 पता है बेरियम क्लोराइड है, तो इसके साथ व्हाइट पीपीटी कौन सा कंपाउंड आपको देगा? इसमें पहला ऑप्शन में देता हूं आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों यहाँ पे दे रखा है कोबाल्ट। ध्यान से ऑब्जर्व करो, देखो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको सॉल्व हो जाएगा आंसर। ये Cl2 है, यहाँ पे क्लोरीन है। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे कोबाल्ट है, नेक्स्ट आपका यहाँ से अमोनिया है, ये 5 है, क्लोरीन यहाँ से आपका सल्फेट है। थर्ड ऑप्शन प्लेटिनम दे दिया मैंने, और इसके साथ यहाँ पे आपका इथाइलिन डायमाइन वाला सेक्शन है, और आपका यहाँ से क्लोरीन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और Cl2 बाहर है। इसी तरीके से बच्चों आपका फोर्थ कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो आपका प्लेटिनम है, यहाँ पे आपका अमोनिया, नाउ इट इज 5, और इसके साथ मैंने दिया यहाँ पे SO4 कोऑर्डिनेशन पर क्लोज, और लास्ट में बेटा दे रखा है आयनेशन के अंदर 2 क्लोरीन। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? क्वेश्चन तो कोई इजी था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव व्हाइट पीपीटी विद BaCl2। तो BaCl2 के साथ व्हाइट पीपीटी कौन देगा? तो आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। BaCl2 यहाँ पे सॉल्ट है, तो बेटा बेरियम का सल्फेट व्हाइट पीपीटी होता है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, डिस्कस भी किया है। तो मुझे बताओ बेरियम का क्लोराइड अगर मैं इस फर्स्ट कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ क्या मिलेगा? बच्चों ऑलरेडी Cl माइनस आयोनाइज होगा, Cl माइनस यहाँ से, Cl माइनस यहाँ से, तो कुछ होने वाला है? नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से फर्स्ट कोई पीपीटी नहीं बनेगा, समझो ध्यान से सभी बच्चों। सेकंड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती करते हो, अभी आसान लग रहा है लेकिन पेपर में गलती कर देते हो जानबूझ के। यहाँ पे क्या मिलेगा? सल्फेट, ये आयोनाइज होगा, सल्फेट आयन, सल्फेट इसके साथ अगर बेरियम सल्फेट बनाएगा, हाँ ये हो सकता है एक बार। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे लास्ट में क्लोरीन है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ लास्ट में क्लोरीन है सर, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सेकेंड आंसर इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड आंसर हमारा करेक्ट होगा, वो बेरियम सल्फेट। वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आपको मैंने क्लास में ऑफलाइन सेशन में डिस्कशन भी किया था बहुत सारी कार्बन यानी कि डिटेक्शन के लिए। तो बेरियम सल्फेट बच्चों व्हाइट पीपीटी आपका डेफिनेटली आपका डिफाइन करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को? यस, हाउ इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट मैं एप्लीकेशन यहीं पे बात करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जैसे बच्चों लिखा है, मैं निकल के साथ लिखा है मैंने कार्बोनाइल, ठीक है, जिससे कार्बोनाइल, और यहाँ पे लिखा है मैंने X, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, निकल के साथ लिखा है मैंने कार्बोनाइल, और नाउ दिस इज X इसके नंबर है। आपको बताना है यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे X की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड प्लीज बताओ ध्यान से, है ना, बिल्कुल हो जाएगा सॉल्व। बताओ, सेकेंड मैंने दिया आपको आयरन, यहाँ पे दिया है CO, यहाँ पे दे दिया बाई, तो आपको बताना है यहाँ पे बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है, बाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे, आपको पता है कि बच्चों हमारे जो भी कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड किस रूल को फॉलो करते हैं? वो बच्चों वो फॉलो करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को। बहुत अच्छे से पता है आपको, ब्रिलियंट, बिल्कुल। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स को फॉलो करते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स होता क्या है, मैं आपको बताया था पहले कि बच्चों इफेक्टिव नंबर रूल्स वो होता है कि जो भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल बच्चों जो आयन होगा, प्लीज समझो ध्यान से, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल जो आयन होगा, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे? भाई मेटल है तो डोनेट ही करेगा, एक्सेप्ट थोड़ी नहीं कर सकता है।
तो वो आपका भाई पॉजिटिव चार्ज डिफाइन होगा। आपको पता है अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो निकल के पास या आयरन के पास जीरो आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। या तो पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा, जीरो के ऊपर नेगेटिव नहीं आ सकता। ये आपको समझ में आता है। तो यहाँ पे जो निकल का जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या फिर निकल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो नियरेस्ट नोबल गैस, या मैंने बोला था कि सेम पीरियड के नोबल गैस के साथ कितनी जल्दी एक्वायर कर रहा है, तो वही आपका यहाँ से नंबर डिफाइन करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बताओ जरा एक्स की वैल्यू ऊपर कितनी होनी चाहिए? यस बच्चों प्लीज बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी के, आप इसका नंबर बताना। एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान के चलो मैंने लिया है, याद करो वो पहले वाला क्वेश्चन, K4FeCN6। जरा इसका EN नंबर तो निकालो। जरा इस कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो निकालो। अरे फॉर्मूला पता है सभी को। एटॉमिक नंबर आया था और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर आया था, ठीक है, प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड फ्रॉम लिगेंड। वो नंबर मतलब उसको 2 into कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख सकते हैं, उस तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो बताओ जरा इस गिवन कंपाउंड का आपका EN कितना होगा K4FeCN6 के लिए? यस 26 एटॉमिक नंबर फॉर द आयरन। हो गया। माइनस कितना हो जाएगा? माइनस कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ना। अरे बच्चों बात समझ में आ रही है? CN तो -1 में होता है, -6 अंदर होगा और प्लस, और यहाँ पे +4 तो सामने से निकल जाएगा पोटेशियम, यहाँ पे माइनस होगा तो 2 बचेगा ना। तो 26 माइनस कितना 2 प्लस 2 into 6। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट इसमें? नहीं। 2 into 6 समझ में आता है? यहाँ तक बच्चों क्लियर हो रहा है? 2 का मल्टीप्लीकेशन था कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, 2 into यहाँ पे कितने हैं CN? अरे CN कितने 6 हो गया। बस इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना 12 हो गया। हाँ बिल्कुल। और इसको जरा आप सॉल्व करो तो यहाँ से आपका कितना 36 का। 36 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किस नोबल गैस का होता है? क्रिप्टॉन का। अरे होता है ना। बिल्कुल हमारा कंपाउंड पूरी तरीके से स्टेबल है, पूरी तरीके से हमारा कंपाउंड स्टेबल है। तो यहाँ पे ये जो 6, ये 6 समझ रहे हो ना, ये 6 कैसे है? 6 यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। तो ये तो पूछा जा रहा है यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब बात समझ में आई? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निकालो बताओ आंसर। एक एग्जांपल दिया मैंने, समझाया आपको EN को निकालने के लिए। अब जरा दिमाग लगाओ और बताओ। यस कोशिश करो बच्चों, बिल्कुल बनेगा आपसे। प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस की। अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझो, मैंने जो कंपाउंड आपको दिया है, निकल दिया है ना, और निकल के साथ मैंने यहाँ पे क्या फॉलो किया है? CO। अब CO कार्बोनिल कितनी होनी चाहिए? और CO बच्चों क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को करेगा डोनेट, ठीक है। तो निकल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी को डिफाइन करना है, वो कहां तक जाना चाहिए। तो अगर आप EN नंबर निकालते हो ना, तो EN नंबर से आंसर पता चलेगा। EN नंबर से पता चलेगा। अब आपको पता है जो निकिल है, ठीक है, जो निकिल है वो जिस पीरियड का है, अब किस पीरियड का आपको पता है? हम 3D सीरीज की जब बात करते हैं, पहला कौन? स्केंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, निकल आपके 4th पीरियड का है। तो 4th पीरियड के अंदर कौन सी नोबल गैस कनेक्ट की जाएगी? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कौन सी? कौन सी? 36 एटॉमिक नंबर वाली। मतलब यहाँ पे 36 लिख लो पहले। 36 के बिल्कुल होना चाहिए, अगर स्टेबल है तो पता चलेगा ना। अभी 36 लिख लिया मैंने, चलो बेटर है। अब यहाँ से क्या करें? एटॉमिक नंबर जल्दी से बताओ, कितना कितना हुआ आयरन का? यहाँ पे निकल की बात करें, निकल कितना हो गया? 28 होता ना, आयरन कोबाल्ट निकल 26 से 28 हो गया, ठीक है। फिर व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर हियर फॉर द कार्बोनाइल? इट इज न्यूट्रल, नाउ इट इज 0। कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, हो गया 0, ठीक है। बाकी यहाँ पे क्या करोगे आप? बाई का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ऑब्वियसली आप दिखाओगे कि भाई 0 है तो उसमें तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर प्लस करके आ जाओ। अब यहाँ पे नंबर कितना होना चाहिए? तो मैं क्या करूँ यहाँ पे कि जो बाई दे रखा है, एक्स दे रखा है, या फिर यहाँ पे जो एक्स दे रखा है, ऊपर वाला कार्बोनाइल भी है बिल्कुल, तो वहां भी उसका क्या 0। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? एक्स है ना, तो एक्स इंटू एक्स, तो आपका यहाँ पे पता है नंबर लिखते हैं 2 इंटू लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे लिखते हैं ना, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, बाई की वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अरे एक्स क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ना, और इंटू क्या 2 हो जाएगा, हो गया ना। तो ये तो पहले से फिनिश हो गया। यहाँ से क्या मिलेगा? 2x, ये कितना हो जाएगा? 28। 28 को इधर शिफ्ट करो, कितना होगा? 36 होना चाहिए, इसके नियर अबाउट 36 ही बनना चाहिए ना, ठीक है। हाँ तो 36 माइनस 28 करो जरा, कितना होगा? 8 8 8 8 बचेगा। इधर कितना हो जाएगा बच्चों? ये आपका 2x हो जाएगा। 2 से 8 को कैंसिल करो, 4 आ गया, x की वैल्यू 4।
x की वैल्यू मतलब 4, तो ये आपका कंपाउंड पता है कैसा दिख रहा है, निकल CO यहाँ पे 4, आपको 4 चाहिए, आगे आंसर। कोई दिक्कत थी? कोई दिक्कत थी बच्चों? लॉजिक है, लॉजिक बैठाओ, बिल्कुल आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन बताओ कितना होना चाहिए जल्दी से, अब सभी का आंसर आना चाहिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, बहुत आराम से क्वेश्चन आते हैं। 4 4 सभी का आया, बहुत सारे बच्चों का 4 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताओ 5। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है संदेश का, बाकी बच्चों का भी बहुत सही है। यहाँ पे वैल्यू आपकी 5 आएगी। आप निकालना, कैसे निकालना है आपको पता है, वही इफेक्टिव नंबर की वैल्यू इधर लिखो, नोबल गैस जो उस पीरियड में है, और बाकी वैल्यू एटॉमिक नंबर लेके और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। चलो, और इसमें क्वेश्चंस बच्चों बनते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेके और रिड्यूसिंग एजेंट को लेके, ठीक है। तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो, आपको बताना है कि गिवन कंपाउंड में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। मैं आपको कंपाउंड देता हूँ, ठीक है, और कौन सा ऐसा होगा जो आपका न्यूट्रल होगा, ना ऑक्सीडाइजिंग ना ही आपका रिड्यूसिंग, ये सब आपको बताना है। पहला कंपाउंड PtCl4 होल चार्ज इज -2, बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे देता हूँ MnCO6, ठीक है। यस, इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक है। यस, जीरो चार्ज है, तो न्यूट्रल दे रखा है, जीरो लिख सकते हो, और क्या है। यस, थर्ड थर्ड मैं आपको देता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट कंपाउंड बेनिडियम, इसके साथ प्रेजेंट है CO6 और इसके पास भी चार्ज है जीरो, मतलब कुछ भी तो जीरो चार्ज होता है, जीरो लेके सॉल्व करते हैं। तो ये 3 कंपाउंड दिया 1 2 3। आपको बताना है यहाँ पे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। समझ में आता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जैसे मैंने लिखा है A+B, जैसे लिखा है मैंने यहाँ से A+B, एक रिएक्शन दे रखी है मैंने, यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म हुई है, तो A बेटा A+1 में चला गया। सपोज ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया, A+1 में चला गया, और B आपका कहाँ पे चला गया, B-1 में चला गया, ठीक है। इस तरीके से तो A का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर। B का क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में डिग्री 0 से हुई है ना, 0 से -1। तो हम कैसे देखेंगे कि जिसका सेल्फ ऑक्सीडेशन, उसने क्या किया होगा, वो तो ऑक्सीडाइज दूसरे को रिड्यूस किया होगा, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। तो जिसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, तो वो खुद रिड्यूस हुआ है, सेल्फ रिड्यूस हुआ, दूसरे को ऑक्सीडाइज किया होगा, तो मतलब इट विल वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पूरी बात समझ में आ रही है? इसलिए हम लोग मेटल्स को ऑक्सीडाइजिंग, इसलिए हम मेटल्स को कहाँ डालते हैं बताओ, मेटल्स को हम लोग कहाँ डालते हैं, मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं आराम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके, जब वो सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं नेचुरली, तो इट विल वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए। पहला मैंने दिया PtCl4-2, पहला वाला कौन सा होगा, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, चेक करते हैं। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम लोग EN के बेस पे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे, और देखो निकालते हैं कैसे होगा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका कितना आएगा, प्लेटिनम का जरा बताओ बच्चों कितना आएगा, एटॉमिक नंबर 78 हो जाएगा, माइनस, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, -2 बाहर दे रखा है, 4 इंटू -1 फॉर द क्लोरीन, माइनस को उधर +4 -2 करेंगे 2 आ जाएगा, तो -2 बचेगा, ठीक है, प्लस फिर क्या होगा 4 इंटू कितना 2, 2 का मल्टीप्लाई विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसकी वैल्यू से निकालो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये -2 इधर से 8, तो ये वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ, 84, 84 करेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। 84, 84 किस नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है, 84 होता है कि 84 के पास वाली कोई होती है, जीनोन का 54 होता है, क्रिप्टोन का 36 होता है, 86 किस, हाँ 86 किसका होता है, हाँ बताओ बताओ बताओ, हाँ मैजिक नंबर लगाया होगा, हाँ 86 किसका, रिडॉन। तो नोबल गैस का तो बच्चों कितने 86, 86 रिडॉन का, तो इसका तो 84 आया, मतलब ये आपका अनस्टेबल है। हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा कैसा होगा, ये फर्स्ट कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो स्टेबल होना चाहेगा, तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, वो ये करेगा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ना एक्सेप्ट या लूज, जल्दी से बताओ, एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा, क्या करेगा जल्दी से बताओ भाई। 84 का था, 86 में जाना चाहेगा ना, 86 में जाना चाहेगा EN वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिलीज करे, जल्दी से बता दो, इंक्रीज करना चाहिए ना। तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने करने के साथ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा,
बिल्कुल सही है। तो 84 के साथ अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएं तो 86 में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एटॉमिक नंबर कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 84 से 86 मतलब ये फर्स्ट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है बच्चों, तो उसका क्या होता है जल्दी से बताओ। जैसे कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। भाई नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो नेगेटिव में आएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? या फिर आपका डिक्रीज करेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन 84 से 86 जाने में क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा, बताओ जल्दी से, क्या उसका ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल होगा। 84 से 86 जाने में ऑक्सीडेशन होगा। तो कैसे वर्क किया इसने, जब इसका सेल्फ ऑक्सीडेशन, तो हाउ इट इज बल्बर, तो भाई ये कैसे वर्क करेगा, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह। कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर करो जरा। सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन को बताओ। यस, कितना है एटॉमिक नंबर, सॉरी ईएन निकालो, ईएन सब ईएन के बेस पे है, जान दो। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और ईएन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इनके ऊपर। पता ही नहीं चलता है, बच्चे कुछ भी रूल्स लगाने लगाने बैठ जाते हैं। बताओ ये कैसा होगा सेकंड वाला, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, किस तरीके से आप निकाल सकते हो। MnCO6 करके है, तो इसका फॉलो कर लो, ईएन वैल्यू और निकालो कितना आएगा। 37 के अराउंड कुछ आएगा, आप निकालना जरा। 37 कुछ आएगा। तो 37 तो किसी नोबल गैस का होता ही नहीं है, 36 होता है। 36 होता है ना क्रिप्टॉन का। तो 37 इज अनस्टेबल। 37 का मतलब का ये कंपाउंड अनस्टेबल है, तो इसको स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए एक आपका कम होना चाहिए भाई, 37 से ईएन वैल्यू 36 आनी चाहिए ना। और 36 आने के लिए क्या करेगा, बताओ जरा। 36 आने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकलना चाहिए। अभी तो हमने बोला था ना कि 84 से 86 गया, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। यस, तो 37 से इसको 36 जाना पड़ेगा ना स्टेबल होने के लिए। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अरे कॉमन सी बात है, यहाँ पे जीरो की जगह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, बताओ जल्दी से, इसका क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, निकालने का मतलब ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है ना रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम लोग पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये भी ऑक्सीडेशन हुआ। जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया आंसर। नेक्स्ट बताओ जरा, बेरिलियम के साथ CO6 दे रखा है, जल्दी से बताओ इसका आंसर, ये तो बनना चाहिए सभी से। क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग। यस, बताओ बताओ जल्दी से। यार ईएन वैल्यू निकालनी है, आप कैसे निकालोगे, 23 बेनेडियम का पढ़ते हैं ना, स्कैंडियम टाइटेनियम बेनेडियम होता है ना, 23 आपकी बेनेडियम का, -0 कार्बन ऑयल है ना, तो 0 प्लस आपका यहाँ से 12 हो जाएगा। अच्छा, इसमें इसमें एक सेकंड यहाँ पे एक डाउट आपने पूछा है, इस एक बच्ची ने खदीजा ने डाउट पूछा, बताता हूँ। देखो मैंने बोला था MnCO6 यहाँ पे 0 था, इसका EN नंबर क्या आया था, बताओ मुझे। EN नंबर की बात करेंगे उसी के बेस पे, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे 36 में कन्वर्ट करना है, 36 आपका स्टेबल होगा, ये तो आपका अनस्टेबल होगा ना, ये तो अनस्टेबल होगा, स्टेबल में कन्वर्ट होगा, तो मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ना, तो +1 चार्ज होल्ड करेगा। तो MnCO6 इसके ऊपर चार्ज आपका 0 से +1, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन हुआ ना, 0 से +1 फाइनली ऑक्सीडेशन हुआ ना। अब वैसे भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना। अरे जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है ना, रिलीज करता है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो बोलते हैं ना कि यहाँ से 0 से क्या हो गया, +1, 0 से +1 मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो मतलब क्या, सेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, तो किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा। मैंने बोला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऐसी है, किसी के रिस्पेक्ट में होती है। आपने आपने दूसरे के साथ कैसे एक्ट किया है, आपका नेचर वैसा बोला जाएगा, वही होता है। आपने अच्छा काम किया है तो आप अच्छे बोले जाओगे, जैसा काम किया आपको उसी तरीके से। तो सोडियम खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज, तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे को रिड्यूस किया होगा ना, तो वर्क एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया है,
जब ये सेल्फ ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब ये खुद ऑक्सीडेशन तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा तो वर्क इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब तो समझ में आ गया, नाउ इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट नेक्स्ट तो मैंने क्वेश्चन आपको दे रखा था बी यहाँ पे 6, ठीक है, ये कैसे बिहेव करेगा क्वेश्चन ये था। तो आपने निकाला होगा, यहाँ पे निकाला होगा आपका कितना, यहाँ से 23 है ना, माइनस आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 वही फॉर्मूला है, ठीक है, और कितना होगा 6 × 2 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 का मल्टीप्लीकेशन होता है, इसको सॉल्व कर लो सीधा, ये आपका कितना हो जाएगा 35, 0 तो खत्म कर दो, 12 को जोड़ दो, 35 हो गया। 35 किसी का होता नहीं है, इसको कन्वर्ट 36 में होना होगा, तो 36 में कन्वर्ट होना होगा तो क्या करेगा ये बेरिलियम CO6, ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, प्लस में या नेगेटिव में। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ही 35 से 36 में जाएगा, इसका मतलब से -1 चार्ज आना चाहिए। आगे बात समझ में। और इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको पता है कि सी इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट करता है, तो कन्वर्ट किस में होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको पढ़ाई थी, इसलिए यहाँ से क्या है 0, यहाँ पे क्या है -1, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन का मतलब वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे वाले होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। वो पता है, पूरी सीरीज पढ़ाई थी, हर जगह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे -1, तो मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा स्टेबल है। अगर मैं पूछूं कि ये कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, दोनों में से स्टेबल कौन अधिक, तो बी इज मोर स्टेबल, निकाल लो। ऐसे मत बोल देना कि सर ये न्यूट्रल है, ये वाला तो बहुत अधिक स्टेबल है, नहीं नहीं नहीं, ये आपका ऑर्गेनिक वाला रूल नहीं लगेगा, इससे न्यूट्रल है तो बहुत अधिक स्टेबल हो जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं, कार्बन नहीं है ना। हाँ, इसको हम EN के बेस पे सॉल्व करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बेस पे सॉल्व, कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, बहुत क्लियर, समझ में आ गया है। तो यहाँ से 0 से -1 में गया रिडक्शन, तो वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सही बहुत सही, क्लियर हो गया सभी को, बिल्कुल समझ में आ गया सभी को। आइसोमेरिज्म बच्चों में पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है, आइसोमेरिज्म सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, बिकॉज आइसोमेरिज्म को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे डेप्थ में, आइसोमेरिज्म सबसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, वन डाउट है कि वो 35 से 36 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज होगा, सो रिड्यूसिंग एजेंट। अरे बेटा देखो, ये 35 तो अनस्टेबल है ना, तो स्टेबल होने के लिए किस में जाएगा, 36 में जाएगा। फिर से समझो, जब 36 में जाएगा तो मुझे बताओ यहाँ पे मूवमेंट किसका, प्रोटॉन्स का नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है। ये अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो करने के बाद कैसे बिहेव करेगा बताओ। नेगेटिव, भाई इस पे 0 चार्ज था ना, ये -1 चार्ज इस पे हम डिफाइन कर सकते हैं ऊपर, अरे -1 चार्ज बता सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मत देखो कि 35 से 36 में गया, इसी पे पकड़े रहो यहाँ पे कि इसका तो यहाँ से 35 36 मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अरे ये नंबर इज नॉट ऑक्सीडेशन नंबर, आप तो कंफ्यूज ही हो रहे हो। ये नंबर कोई ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ी नहीं है। ये नंबर क्या बताता है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा चुका हूं पहले भी। ये नंबर ऑलवेज डिफाइन द स्टेबिलिटी फॉर द कंपाउंड, कितने लिगेंड होने चाहिए, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, उन सब की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने, उसके नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक तरीका है EN नंबर, जो इनिशियली मैंने बोला था। तो इसको मत देखो 35 36, बट ये देखो 35 से 36 में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, बिकॉज स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर कंपाउंड 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी आपका वो 36 में जाएगा। तो फाइनली हुआ क्या है, 0 से -1, 0 से -1 का मतलब प्रोडक्शन हुआ है, रिडक्शन का मतलब सेल्फ रिडक्शन, तो वर्किंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी समझ में आया क्या बताओ। चलो यस, अब देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया बच्चों मैंने CO, इसके साथ मैंने अटैच किया यहाँ पे अमोनिया। यहाँ आप बताना यहाँ पे कि कौन सा आयन, कौन सा आपका यहाँ पे प्राइमरी बैलेंसी है, कौन सी आपकी सेकेंडरी बैलेंसी है। इसी तरीके से मैंने यहाँ लगा दिया अमोनिया, ठीक है, और इसके साथ डैश 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 करके क्लोरीन, या डैश 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 क्लोरीन, और इधर डैश डैश क्लोरीन, ठीक है। ये आपको वही कंपाउंड है जिसमें हम बात कर रहे हैं, CO लिख सकते हैं NH3 6, और यहाँ पे Cl3, आपको यहाँ से पता भी चल रहा होगा, ठीक है। प्राइमरी बैलेंसी कौन सी, सेकेंडरी बैलेंसी कौन सी, जल्दी से बताओ मुझे। यस प्लीज बच्चों आंसर करो। मैं फिर से कंपाउंड दूं यहाँ पे, कोबाल्ट, क्लोरीन,
और इसी क्लोरीन के साथ ना मैं डैश डैश भी लगा दूं, सेम डैश डैश डैश, इसी के साथ है, डैश भी है और आपकी डार्क लाइन में दोनों भी है। यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे अमोनिया, इधर आपका NH3 और यहाँ भी बच्चों NH3, और एक NH3 यहाँ पे है, बाकी बचे क्लोरीन है वो इस तरीके लगा सकते हैं, Cl, यहाँ Cl। बताओ चलो सेकेंड कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको डिस्कस करूं तो क्या है, कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया बच्चों 5 और ये क्लोरीन बाहर आपका Cl2। ठीक है, बताओ जल्दी से प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी गिवन स्ट्रक्चर के बेस पे पूछता है, स्ट्रक्चर बना के दे देगा फिर पूछेगा आपसे। अब बताओ जल्दी से। यस, आप यहाँ पे ना इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, बेटर भी आपको पता चल जाएगा। आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालो कोबाल्ट का। अमोनिया न्यूट्रल है तो 0 × 6 हो जाएगा, अमोनिया न्यूट्रल है ना, 0 × 6 0 हो जाएगा। क्लोरीन -1 वो तो बाहर दिख रहा है ना, तो -1 × 3 करेंगे तो फिर आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, हम होल पूरे मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होल 0 ले सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = +3 आ गया। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल। बताओ यहाँ से प्राइमरी वैलेंसी जल्दी से फर्स्ट कंपाउंड में। 3 बिल्कुल सही। प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही है। 3 कौन सी, एक 2 3, तो मतलब प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। ठीक है, ये ना डॉट 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 करके ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल पहचानना होगा इस तरीके से। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर वो आपको टिक कर लोगे इसी तरीके से। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक क्लोरीन ऐसा है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहानी तो यही है। वो एक जो क्लोरीन दे रखा है वो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को। जरा इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना कोबाल्ट का आएगा, निकालो जल्दी से। 5 × अमोनिया 0, एक Cl है तो -1 इधर, और टोटल Cl की बात करेंगे 3 है तो 3 × -1 तो हम वैसे लिखेंगे ना, अरे 3 Cl है ना, एक Cl अंदर है तो क्या -1 तो होता ही है ना उसका चार्ज, -1 × 3 तो -3 हो जाएगा। उधर इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू यहाँ भी 0, x की वैल्यू भी यहाँ पे +3 आ गई। चेक कर लो +3 आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही। अब सर +3 कैसे हो, तो +3 का मतलब पता है यही है कि एक बार AbCl पार्टिसिपेट किया होगा, एक बार AbCl पार्टिसिपेट किया होगा, एक बार AbCl पार्टिसिपेट किया होगा, तीनों Cl पार्टिसिपेट किए होंगे तभी आपका +3 आया। पूरी बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी प्राइमरी वैलेंसी कितनी, प्राइमरी वैलेंसी अभी भी कितनी, 3, समझ में आ रहा है। प्राइमरी वैलेंसी स्टिल 3 एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितनी, तो सेकेंडरी वैलेंसी बोलोगे सर 1 2 3 4 5 अमोनिया है, एक Cl ऊपर भी है, तो टोटल मिला के 6। कोई भी कंफ्यूजन है क्या, बताओ। अब हम बच्चों बात करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डालते हैं हेडिंग, बहुत टाइम हो गया इसको नहीं पढ़ा है। अब आते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैसे ना बर्नर्स थ्योरी पे आपको पढ़ने को ना थोड़ा टाइम लगेगा और आप पढ़ लोगे, क्वेश्चंस करना जरूरी है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छी थ्योरी है वो। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एक्चुअली गिवन बाय पाउलिंग, PAULING। ठीक है, इसको हम पाउलिंग थ्योरी के नाम से भी कॉल करते हैं बच्चों, प्लीज समझो। ठीक है, पाउलिंग थ्योरी फर्स्ट थ्योरी क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस थ्योरी was developed by लिनस, LINUS पाउलिंग, पूरा नाम है उनका लिनस पाउलिंग। कब आई थी बच्चों, बहुत जल्दी आई थी 1931 के अंदर, बहुत पुरानी नहीं है, नई थ्योरी है। 31 हमारा देश आजाद हुआ था 1957 में। ठीक है, तो हुआ था ना, ठीक है, तो 1931 के अंदर बेटा ये थ्योरी आपकी डेवलप की गई थी पाउलिंग के द्वारा, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये थ्योरी बच्चों क्या एक्सप्लेन करती है, ये थ्योरी बच्चों एक्सप्लेन करती है मेटल लिगेंड बॉन्ड के क्या रिलेशन है। मेटल एंड जो लिगेंड बॉन्ड है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। समझते चलो, मेरी बात समझ में आएगी। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलो अब आप बात करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है बच्चों, ये थ्योरी ऑल्सो एक्सप्लेन, और क्या एक्सप्लेन करती है, जियोमेट्री के बारे में। क्या करती है बच्चों, जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या होगी, तो जियोमेट्री के बारे में भी बताएगा। एज वेल एज बच्चों ये बताती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, कैसा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी ये करती है एक्सप्लेन। क्या पूरी बात समझ में आ रही है।
हम लोग अभी बच्चों बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 1931 के अंदर पाउलिंग भाई साहब ने बच्चों क्या करा, एक थ्योरी को डेवलप किया, इसका नाम था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों क्या एक्सप्लेन करती है, मेटल लिगेंड के बॉन्ड के अंदर, मेटल लिगेंड जो बॉन्ड है उसके बारे में बताती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा पॉइंट बच्चों, बिल्कुल इजी बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सी लाइन बोलता हूँ समझ में आता है। तीसरी बच्चों पॉइंट ये है कि वो ज्योमेट्री के बारे में बताती है, प्लीज लिसन केयरफुली, ज्योमेट्री के बारे में बताती है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में ये बीबीटी आपको डिस्कशन करती है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कैसा। पूरा समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? यार क्लियर हुआ सभी को? बता दो यार एक बार बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। यस बच्चों बिल्कुल। यस, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, ठीक है? तो नेक्स्ट तीनों पॉइंट तो वो तो समझ में आ गए। अब मैं बात करने वाला हूँ मेन पॉइंट्स ऑफ बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हमारे कुछ मेन पॉइंट्स जो देखो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, फालतू बहुत सारी बुक्स में अलग क्या क्या दे रखा है बेवजह बच्चों को परेशान करने के लिए, है ना? तो परेशान नहीं होना है। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम लूजेस रिक्वेस्टेड, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन, टू फॉर्म कैटायन। इस एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, यहाँ लिया है मैंने कोबाल्ट, यहाँ बच्चों है अमोनिया आपके 6, और बाहर आपका है क्लोरीन 3, एक ही कंपाउंड लिया है, ठीक है? इसमें हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन सम केसेस metal does not lose electrons, metal doesn't lose electrons, जैसे न्यूट्रल वाले केस में, जैसे निकल के साथ आ गया CO, अभी पढ़ा था हम लोगों ने 4, याद करो, ठीक है? या फिर ऐसा आ गया आयरन वाला आ गया CO, इसके साथ आ गया आपका 5 होता है आयरन के साथ, ठीक है? कुछ ऐसे कंपाउंड आ गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वो बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा ना ही गेन करेगा। अब यहाँ समझो ऊपर वाले केस में क्या है, यहाँ कोबाल्ट है, बाहर क्या है 3 Cl आपको दे रखे हैं, वो 3 Cl आयोनाइज होंगे तो माइनस, इधर चार्ज कितना आएगा बच्चों बताओ? उधर तो 3, उधर तो 3Cl-1 होगा, यहाँ पे चार्ज कितना आएगा, +3 आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो मतलब क्या कि भाई वो जो कॉम्प्लेक्स कैटायन है उसमें सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है, कोबाल्ट है। आप समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया होगा, लूज किया होगा। और लूज क्यों किया है, बिकॉज टू गेन दी स्टेबिलिटी, है ना, सीएमए आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करने के लिए। तो सेंट्रल मेटल एटम, ये आपका पॉइंट बीबीटी का ही है, समझो ध्यान से, सेंट्रल मेटल एटम लूजेस रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन, वो स्टेबल कैटायन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज नहीं करते हैं, जैसे आपके नीचे हैं, ठीक है? ये देख सकते हो, न्यूट्रल के ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होगा। और वैसे बोल सकते हैं अगर आयनोस्फीयर में प्रेजेंट कुछ भी नहीं है तो लूज नहीं करेगा, खत्म कहानी है। पूरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? ठीक है। अब क्यों गेन नहीं करेगा, क्या स्टेबल है? अगर स्टेबल है तो गेन क्यों करेगा? अगर ये निकल के साथ कार्बोनाइल 4 अगर स्टेबल है तो गेन क्यों करेगा, नहीं करेगा ना। बिल्कुल, तो आई थिंक स्टेबल ही होगा। आप चेक करके देख लो एक बार, निकल के साथ CO कितना है, CO आपका 4 है, जरा चेक करके देखो, EN इसका निकालो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आएगा, Z-X प्लस CN इंटू 2 कर सकते हैं, सॉल्व कर लो इससे, बीच में तो वो 0 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये 28 माइनस ये तो 0, प्लस CN कितना है बताओ जल्दी से। पॉल्यूशन नंबर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी के साथ निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हो भाई, 4 into 1 हो जाएगा सीधा, ठीक है? यही तो होगा, इंटू 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 28, यहाँ से 4 कितना हो गया, ये 4 दूनी 8, 8 हो गए, 18 16 16 तो मतलब 36 हो गया। 36 का मतलब ये कंपाउंड स्टेबल है, तो कोई लूज नहीं करेगा, कोई गेन नहीं करेगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, अरे लिगेंड इनटू डेंसिटी ना, बहुत पहले पढ़ा था, वही किया है 4 into 1, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, बहुत मैं 4 लिख देता हूँ, हाँ डेंसिटी 1 है, तो लिगेंड जो होंगे उनके नंबर्स इनटू आपकी डेंसिटी, वही फॉलो करते हैं। क्रिप्टॉन होता है बच्चों, चेक कर लो, क्रिप्टॉन होता है, मतलब ये स्टेबल है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज और गेन नहीं करेगा। पहला पॉइंट क्लियर, समझ जाएंगे पूरा डेप्थ में अच्छे से। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक अवेलेबल, ठीक है, अवेलेबल ए नंबर ऑफ
एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली, s p एंड d ऑर्बिटल्स, ठीक है, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, ध्यान सुनो। सेंट्रल मेटल एटम और आयंस makes available a number of empty sp-df orbitals equal to its coordination number, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। जैसे एग्जांपल ये मेरे निकल के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है CO4, ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, ठीक है। सेकंड अगर बात करूं मैं यहाँ पे कोबाल्ट, इसके साथ प्रेजेंट है आपका अमोनिया 6, यहाँ पे आपका Cl3, बताओ। कोबाल्ट है, यहाँ पे आपका है C2O3, ये थ्राइस कर लिया मैंने, है ना, ऑक्सीलेट के साथ, और C2O3 ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर लिया Cl3। चलो अब बताओ, इसके साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, वो लिगेंड इनटू डेंसिटी ना, लिगेंड के नंबर इनटू डेंसिटी, और इसके साथ क्या होगा बताओ जरा, कितना होगा, 3 × 1, अमोनिया 1 ही होता है डेंसिटी, तो ये आपका सॉरी 6 × 1 तो 6 होगा आंसर, और यहाँ पे कितना होगा, 3 × 3 × क्या 2 हो जाएगा, यस, ये भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, चेक कर लो। यहाँ से क्या ऊपर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन मेक्स अवेलेबल ऑफ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स या एम्प्टी sp-df ऑर्बिटल्स इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर आपको यहाँ पे प्रोड्यूस, ये एग्जांपल लेंगे अभी, उससे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये तो मैंने यहाँ पे ये बताया कि भाई आप देख सकते हो कि जो कंपाउंड गिवन है निकल के साथ 4 कार्बोनाइल है, आप सीधा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे sp-df में जो भी होंगे वो आपके 4 होने चाहिए, बिकॉज एक CO दो इलेक्ट्रॉन्स देगा तो 4 आपके बेकेट होंगे, तभी आपका CO4 ज्वाइन हुआ होगा, यही तो कहानी है सीधी सी, ठीक है। अमोनिया यहाँ पे 6 लिगेंड है तो 6 बेकेट टोटल होने चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए, बात समझ में आ रही है। अब बाहर के जो Cl3 है, जो Cl3 सेकेंड बाहर के हैं वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से कम प्रेजेंट नहीं होंगे, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये बात समझ लो, लिगेंड ही बनाएंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। नीचे देख लो C2O3 बाइडेंटेड है, तो इस केस में क्या हो जाएंगे भाई, आपके कितने 6 ऑर्बिटल वेकेंट होने चाहिए, इसलिए तो मेरी बात समझ में आ रही है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही डिफाइन करता है कि कितने वेकेंट ऑर्बिटल आपके सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ प्रेजेंट होंगे। पूरी बात समझ में आ रही है, एग्जाम अभी और समझेंगे कौन कौन सा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ CMA, सेंट्रल मेटल एटम और आयन हाइब्रिडाइज्ड, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ना, इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यही सेम स्टेटमेंट उसके अंदर होता है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसमें क्या बोला है कि जब भी बच्चों वेकेंट ऑर्बिटल्स आपके CMA के सेंट्रल मेटल एटम को आयन के जब हाइब्रिडाइज्ड होंगे, है ना, साथ में, तो हमेशा फॉर्म करेंगे इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जैसे सुन लो ध्यान से, जैसे एग्जांपल भी मैंने आपको पहले भी कर दिया हो कि जैसे मान के चलो एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, इसमें मान लो बच्चों बनाना जूस है, कैसा होता है मुझे नहीं पता, कभी टेस्ट नहीं किया। यहाँ मान लो बच्चों ऑरेंज जूस है, दोनों कनेक्ट किया, एक ये है और एक ये है, तो मतलब ये 2 है टोटल मिला के, इसको इसमें मिक्स किया, इसको दोनों को उठा के एक में मिक्स कर दिया, एक बीकर ले लिया मैंने फाइनली यहाँ पे, उसमें दोनों को उठा के मैंने डाल दिया, इसको भी डाल दिया यहाँ से, और इसको दोनों को उठा के मैंने डाल दिया इस बीकर के अंदर। जब बीकर में डाल दिया मैंने दोनों को, तो क्या बच्चों, दोनों को मैंने स्टिर कर दिया, स्टिर के अच्छे से, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 50% हो जाएगा बनाना जूस प्लस 50% होगा आपका ऑरेंज जूस, समझ में आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या था, 100% था बनाना जूस, यहाँ पे 100% था ऑरेंज जूस, यहाँ पे क्या 50-50 हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जब यहाँ से बाहर रिलीज होगा तो इसमें फिर से वही 2 भी कर लेंगे, तो इसमें डालेंगे और इसमें भी डालेंगे दोनों में, तो क्या मिलेगा, इसमें ये मिलेगा कि भाई साहब जो ये फाइनली जो 2 बीकर मिल रहा है उसमें आधा आपका 50% क्या है बनाना जूस है, 50% ऑरेंज जूस है, दूसरे बीकर में 50% ये 50% वो है, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये हो गया कि मैंने 2 प्योर ऑर्डर्स को मैंने कंबाइन करा था, तो प्योर मैंने अगर यहाँ पे ऑर्डर्स कंबाइन किए थे, हाइब्रिडाइज्ड किए थे, तो उसके इसमें जो बनेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बेटा वो 2 ही होंगे भाई, 2 किए थे तो 2 ही तो बने, लेकिन जो 2 बने फाइनली वाले उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, अरे हाइड्रेशन यही तो होता है प्रोसेस, उनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज है, खत्म कहानी। तो यही हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट समझ में आ गया पूरा, हाउ इट इज क्लियर। है ना, कंटिन्यू करते हैं। देखो तो जो तीसरा पॉइंट था उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हाइड्रेशन को है ना समझने की कोशिश करना।
थर्ड पॉइंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लेता हूँ मैं, एक कंपाउंड CO कोबाल्ट और यहाँ पे आपके अमोनिया प्रेजेंट है बच्चों 6 और ये आपका बाहर है Cl। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, कुछ और भी कॉन्सेप्ट ध्यान देना। यहाँ पे आपको एक मैं बता दूं बच्चों कि जो भी लिगेंड आपके कार्बन और नाइट्रोजन इनसे अगर स्टार्ट होते हैं ना, ये अगर आपके ये होते हैं डोनर साइट, तो मतलब वो बच्चों आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, ये बात आप समझ लो ध्यान से। अगर बेटा मैं जनरली बात कर रहा हूँ, मैं सीरीज बताऊंगा आपको, ध्यान दो कि जब कार्बन और नाइट्रोजन अगर बच्चों होते हैं डोनर साइड्स लिगेंड की साइड से, तो हमेशा बच्चों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों पेयर करते हैं। ठीक है, पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग कैसे करेंगे बताऊंगा मैं, इधर देखो ध्यान से। जैसे मैंने कंपाउंड ले लिया है, अमोनिया का बच्चों नाइट्रोजन होगा डोनर साइट होगा, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपको पता है कि जो कोबाल्ट है, जरा उसके बारे में बात करूं तो कोबाल्ट का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27 होता है। निकालो कंफ्यूजन क्या होगा? 1s2 होगा, है ना, 2s2 होगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल वाला 2p6 होगा। फिर बच्चों यहाँ से क्या आएगा? 2p6 हो गया, फिर आपका 3s2 आएगा, फिर 3p6 होगा, फिर 3d आपका यहाँ से 7 होगा, लास्ट में 4s2 होगा और आपका 4p0 होगा। आप चेक कर लो, कोबाल्ट 3d सीरीज का है, 3d7 4s2, 4p आपका यहाँ से 0 होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे बैलेंस सेल कौन सी दिख रही है? आउटर मोस्ट सेल भाई 4 के साथ आपको 3 दिख रहा है, यही तो सीन दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ? तो यहाँ से मैं जरा सा कंफ्यूजन लिखूं नीचे यहाँ पे ऑर्बिटल के साथ, तो 3d आ जाएगा 7 और आपका 4s आ जाएगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन तो 3d में गया था, तो वो आपको लिखना पड़ेगा। 4p तो 0 है, खाली है, तो यहाँ पे 3d वाला पहले लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 7 मतलब एक और बढ़ा लो यहाँ पे। ठीक है, 7 फिल कर लेते हैं। 1 2 हंसुल, अब वो एंड है इस तरीके से, बर्न हंसुल से 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 3d। 4s पे आ जाओ, तो 4s के पास कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपका 4s हो गया। 4p पहले से खाली है ना, 4p आपका पहले से ही खाली है, ये आपका 4p हो गया। अब क्या हो, तो यहाँ पे आपको पता है कि अमोनिया कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 6 अमोनिया लगाने हैं, तो 6 अमोनिया कैसे लगाई जाए? कुछ बात समझ में आ रही है? क्या किया जाए बताओ बच्चों जल्दी से, क्या किया जाए? अमोनिया दिख रहा है, तो वो क्या करेगा? पेयरिंग करने की कोशिश करेगा, और पेयरिंग कैसे करेगा वो आपको समझना है। यहाँ पे आप, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कैसे करेगा? भाई ये तो पहले से पेयर्ड है 3D में, दो, ये दो तो पहले से पेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, और ये अभी आपके पेयर्ड है। तो पहले पेयरिंग करेगा, और पेयरिंग किस तरीके से करेगा बताओ बच्चों? हम्म, अभी कैसे भी नहीं करेगा, बिकॉज मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर ही नहीं पता कोबाल्ट तो क्या है। मैंने तो कोबाल्ट न्यूट्रल का लिखा है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? निकालो आप। अमोनिया कितना हो जाएगा? 0, 6 इंटू 0 0, और उधर आपका कितना हो जाएगा? Cl3 और 3Cl माइनस, तो आपका 3 आएगा। ठीक है, मतलब CO+3। और CO+3 की बात अगर करेंगे तो निकालने पड़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 कहाँ से निकालेंगे? 3 निकालना पड़ेगा यार। 3 कौन से निकाले जाए बताओ जल्दी से, बताओ। इलेक्ट्रॉन जब निकाले जाएंगे तो कहाँ से निकालेंगे सबसे पहले? 4s से निकालना है? अरे भाई 4s से तो निकालना पड़ेगा ना। 4s से जाएंगे ना तो बिल्कुल एक यहाँ चला जाएगा 3d से, ये तो समझ में आएगा, यही क्लियर होगा। 4s में यहाँ से चला जाएगा। अब 3d में बताओ ना, 3d में इसको बाहर निकालूं 1 इलेक्ट्रॉन को, या फिर यहाँ से पेयरिंग वाले में बाहर निकालूं? किसको बाहर निकालूं? ये 4s वाला तो फिक्स है, 4s तो आपका यहाँ पे खाली हो जाएगा पूरा घर, 4p वाला भी खाली हो जाएगा। 3d में से किससे निकालू? 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है वहां से निकालू 1 इलेक्ट्रॉन, या जो बाहर दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको निकालू? किसको बाहर निकाला जाए? बिल्कुल सही, अनपेयर्ड को, बिल्कुल सही, इसको निकालूंगा लास्ट वाले को, इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3d, 3d बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए। बहुत और बच्चे इधर से निकाल देते हैं, गलती करते हैं। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, लास्ट वाला खाली। अब काम करेगा अमोनिया, तो अमोनिया बच्चों कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो इसको इसके साथ पेयर कर देगा, धक्का मारेगा पीछे से, पेयर हो जाएगा। और जब पेयर हो जाएगा तो बच्चों यहाँ से क्या मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 घर यहाँ खाली हो जाएंगे। ठीक है, 3d के पास, और इसके पास 1 घर खाली है, और 4p के पास 3 घर खाली है। अमोनिया को बच्चों क्या चाहिए? अमोनिया बच्चों क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ रिलीज करेगा, तो दो टोटल अमोनिया कितने हैं? 6 इंटू 2 कितने? 12 हो जाएंगे। भाई 12 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाने हैं, 6 घर चाहिए। क्या 6 घर मिल रहे हैं? हाँ, एक, एक 2, एक 3 4 5 6, कितने घर बच्चों मिल रहे हैं? 6 घर खाली मिल रहे हैं। अब जो घर खाली मिल रहे हैं, तो डी वाले कितने हैं जल्दी से बताओ? डी वाले कितने हैं? 2 घर हैं खाली।
एस वाले कितना है, एक घर खाली है, पी वाले कितने हैं, 3। तो इसका हो गया बच्चों ये आपका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। D2sp3 हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन। कितना आसान था, आसान था कहीं था। कार्बन और नाइट्रोजन वाले अगर लिगेंड होंगे तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कर देना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कितना चार्ज है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देना, फिर पेयर्ड कर देना, पेयर्ड करने के बाद फिर आपको वहां पे उसको फिल कर देना। तो D2sp3 इसका होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सभी को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत सही। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट को समझते हैं, बीबीटी के फोर्थ पॉइंट को। तो फोर्थ पॉइंट है बच्चों, मेटल लिगेंड bond is formed donate to lone pair of electrons of ligands and vacant hybrid orbitals of CMA, ठीक है। CMA के वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर वो जो लिगेंड होगा वो लोन पेयर्स को बेटा ट्रांसफर करेगा, तो लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो। मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे लिगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। लेकिन आपको ये भी बताऊंगा सिनर्जिक इफेक्ट के अंदर लिगेंड का मेटल की साइड भी होता है, ये भी बताऊंगा। मेटल से लिगेंड की तरफ कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग क्या सीन होगा, और लिगेंड से मेटल की तरफ अभी यहाँ पे हो रहा है। तो बीबीटी ये कहती है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है बच्चों वो लिगेंड से मेटल की साइड में होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। फोर्थ पॉइंट इज क्लियर। पांचवा पॉइंट, अगर बच्चों यहाँ पे आते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, क्या आते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों फॉर्म करते हैं लो स्पिन, इन्हीं का पॉइंट है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है देखेंगे अभी। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर प्रेजेंट होंगे तो उस कंपाउंड के पास बच्चों होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स नेचर आपको दिखाई देगा। क्या आपको पूरी बात समझ में आ रही है? मैं एक बार फिर से बोलूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर, इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। एक एग्जांपल लो, समझ में आएगा। सुनो, मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, निकल के साथ लिया है मैंने यहाँ पे CN4 होल चार्ज इज -2। पूरी बात समझ में आएगी, सुनना ध्यान से। निकल का बच्चों निकालो जरा कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे क्या होगा निकालो जल्दी से। निकल का 3D कितना होगा 8 है ना, 4s2 होगा और 4p 0 होगा, ये होगा, आप निकाल लो। निकल यहाँ पे किस स्टेट में बच्चों, निकल +2 की स्टेट में है। दो इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, कहाँ से निकालें बच्चों जल्दी से बताओ। 4s से निकाल दो सर दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 3d8 और 4s हो जाएगा 0 और 4p हो जाएगा 0। ये बचा सर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें आपका कार्बन देखो, यहाँ पे डोनेशन साइड की बात करें तो यहाँ पे कार्बन के साथ बेटा डोनेशन, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद करो कौन सा होगा डोनर साइड, ये सब बताई थी। इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, पहचानना सीख लो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पहले पेयरिंग करेगा। पूरी बात समझ में आती है। तो पेयरिंग कैसे करी जाए बच्चों जल्दी से बताओ। 3d8 को पहले लिख तो लो सर, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 4s क्या है 0 और 4p भी क्या है आपका 0। तो पहले पेयरिंग कर लो। पेयरिंग इसके साथ करना है, तो यहाँ से आपका जो 3D वाला सेक्शन होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। 3D के साथ देख लो ध्यान से, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हो जाएंगे। एक घर इसका खाली होगा, एक घर ये आपका 3D है, ये आपका 4s है, एक 4p भी होगा, तो 4p के भी घर खाली होंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जब वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था तो उसने धक्का मारा डी वाले इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई अंदर की तरफ भागो, ये अंदर तरफ भागा। तो जब भागा बच्चों पेयरिंग हुआ। अगर बन ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं, तो पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर पेयरिंग का चांस है तो ही पेयर, पेयर 2 से होता है, 2 से होता है ना पेयर, पेयर समझ में आता है, 2 लोग ना पेयर, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ पेयर हो जाएगा। मान के चलो कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे ऐसा, तो बोलो सर पेयरिंग करो। काहे की पेयरिंग होगी बच्चों, कोई पेयरिंग नहीं होने वाली। क्यों भाई, 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एक अकेला आदमी कभी पेयर बना सकता है क्या, कभी नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कभी पेयर बना नहीं सकता है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। पूरी बात समझ में आ रही है, तो उसको वैसे छोड़ देना। तो अब ये यहाँ से पेयर्ड हो गया, तो ये वाला घर खाली हो गया था, आपको बताया था मैंने, देखो। अरे पूरी बात बच्चों समझ में आ पा रही है, नाउ इट इज क्लियर, यस। तो अब यहाँ से पेयरिंग हो गई। अब पेयरिंग होने के बाद कहानी देखो, इसने धक्का मारा अंदर चला गया। तो 3D वाला जो ऑर्बिटल है बच्चों 1 ऑर्बिटल, 3D का 1 ऑर्बिटल,
है ना। एस का आपका 1 ऑर्बिटल, पी के बच्चों 3 ऑर्बिटल्स, भाई कितना सीएन है 4 है, कितना सीएन है 4, तो 4 सीएन आपका जाना चाहिए। तो एक सीएन आपका यहाँ चला जाएगा, एक सीएन यहाँ जाएगा, 2 सीएन आपके यहाँ चले जाएंगे, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल सही है, 4 सीएन आपके यहाँ पे चले गए, बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि डी कितना पार्टिसिपेट किया है, एक। एस कितना किया पार्टिसिपेट, एक। पी कितना किया पार्टिसिपेट, जल्दी से बताओ मुझे, पी कितना पार्टिसिपेट किया है? यस बच्चों, 2 ही तो किया है। तो DsP2 इज द हाइड्रोजन। अब क्वेश्चन है कि अगर ये डी 3D इज इनर, 3D इज इनर, भाई बैलेंस सेल क्या थी बच्चों, 4 वाली होगी, अरे 4s4p। लेकिन 3D जो इनर ऑर्बिटल है, तो जब इनर ऑर्बिटल्स अगर बच्चों आपका हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट करता है, मैं ऐसे बोलूं, इनर ऑर्बिटल अगर बच्चों 3D का अगर हाइड्रोजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड हमारा कैसा होगा, वो होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। उसको अब जब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बच्चों क्या करता है, पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। जब पेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स, कोई अनपेयर्ड बचता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बचता ही नहीं, तो वो स्पिन कैसा होगा, लो स्पिन। इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे तो ही तो स्पिन हाई होगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनको बोला जाता है। क्यों? ये पूरी बात समझ में आ गई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को पहले पेयर्ड किया ना, तो जब पेयर्ड किया तो 3D के पास खाली घर हो गया, तो खाली घर पार्टिसिपेट किया 3D का, बिकॉज 3D इज इनर ऑर्बिटल, तो इसका नाम पड़ा है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 3D के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करते तो इसको हम लोग इनर नहीं बोलते, इसको बोलते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर 3D करेगा पार्टिसिपेट तो इनर बोला जाएगा। और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को पहले पेयर्ड करता है, जब पेयर्ड करता है तो इसका मतलब बच्चों वहां पे क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका अनपेयर्ड नहीं बचेगा। जब अनपेयर्ड नहीं बचेगा तो डेफिनेटली बच्चों वहां पे क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। लो स्पिन क्यों, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहे, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है ही नहीं, तो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोला जाएगा। ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई? बताओ पहले। यहाँ सभी बच्चों क्लियर हुआ ये पॉइंट? बहुत ही आसान था। यस, सभी क्लियर हुआ बच्चों। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का ही फॉर्मेशन करते हैं या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट बच्चों पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपके आते हैं सपोज वीक लिगेंड आते हैं, ठीक है, अगर वीक लिगेंड्स आएंगे तो बच्चों वो पेयरिंग तो करेंगे नहीं। जब पेयरिंग नहीं करेंगे, जब वो पेयरिंग नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जब अनपेयर्ड होंगे तो वहां पे मिलेगा बच्चों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वीक लिगेंड बच्चों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों हम बोल सकते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करेंगे 3D के अंदर, तो वहां से क्या मिलेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन 99.9% के अंदर आपका यही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड, एग्जांपल लूंगा तो बेटर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, समझो ध्यान से। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ से कोबाल्ट, यहाँ ले लिया बच्चों ने वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे होल 6, यहाँ पर 6 और आपका 2। वाटर बच्चों न्यूट्रल वाटर जो है ना, वो आपका न्यूट्रल मतलब बोल सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर कैसा है, वीक लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेगा। जब पेयरिंग नहीं करेगा तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, भाई कोबाल्ट यहाँ निकाल लो आप, +2 की स्टेट में होगा। देखो आपका वाटर मॉलिक्यूल 0 × 6 0 हो जाएगा, +2 मिलेगा। +2 मतलब अगर मैं कोबाल्ट का सीधा अगर मैं कन्फिगरेशन लिखूं तो क्या है, तो कोबाल्ट कन्फिगरेशन हो जाएगा 3D7 होता है, 4s के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4p आपका 0 होता है, ठीक है, चेक कर लो आप, यही होगा। तो कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, +2 के साथ है, तो +2 के साथ है तो क्या हो जाएगा, 3D7 हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p 0 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? बिल्कुल भी नहीं। जब वीक फील्ड लिगेंड तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि बच्चों 3D7 है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 3 यहाँ पे अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अच्छा फिर आ जाओ 4s के पास खाली, 4p के पास चलो तो आपका ये भी खाली। तो अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर ही नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होंगे, ये बात समझ लो कि जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पेयर्ड नहीं होने वाला। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? नहीं। तो यहाँ पे 3D बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, 3D के ऑर्बिटल्स बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये बिग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं करेगा। तो यहाँ से 4s के आएंगे,
और आपके 4p आएंगे। भाई वाटर मॉलिक्यूल 6 है तो एक वाटर मॉलिक्यूल 2 3 4, तो यहाँ पे अभी और भी आए तो 4p के बाद कौन आएगा, डी आ जाएगा, तो लिख लो यार डी, 4d लिख लो। तो कितने 6 होने चाहिए ना, 6 घर खाली चाहिए, 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, 6 घर खाली हो गए। तो कौन कौन से पार्टिसिपेट किए, 4s का 1 किया तो s हो गया, p के 3 किए हैं 3 हो गए, d के 2 किए हैं तो d2 हो गया। तो हमारा इसका कन्फिग्रेशन जो हाइब्रिडेशन होगा वो हो जाएगा sp3d2। समझ में आ गया। इसमें डी कौन सा है, 3d नहीं है, इसमें डी कौन सा है, ये 4d है। समझ में आ गया सभी को, बताओ चलिए। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स होगा इसको बोला जाएगा, इसको बच्चों बोलेंगे आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आपकी अनपेयर्ड है, एक एक 2 और एक 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड तो स्पिन बहुत ज्यादा होगा। समझ में आ गया, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा यहाँ बोलूं मैं तो कॉम्प्लेक्स का नेचर कैसा है, आउटर ऑर्बिटल की इनर ऑर्बिटल, तो होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इनर जो 3D वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। समझ में आ गया पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाँ पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही, यस ओम करेक्ट आंसर है। इट इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। इट इज पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे अभी, ठीक है। इट इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, नो डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसके पहले वाला क्या था, वो था डायमैग्नेटिक कंपाउंड, यस। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं पैरामैग्नेटिक को लेके, जैसा आपने बोला है, और डायमैग्नेटिक को लेके, बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन करता है, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, आउटर इनर समझ लिया ना, लो स्पिन हाई स्पिन समझ लिया। अब अभी क्वेश्चंस और कराएंगे, पहले इसको समझते हैं थ्योरी को। पैरा और डाया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक, आपको पता है पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो। डाया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके अनपेयर्ड ना हो। तो निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने निकिल, इसके साथ प्रेजेंट है आपका साइनाइड, वही क्वेश्चन है जो पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे -2 चार्ज है, ठीक है। सेकेंड कंपाउंड लिया मैंने कोबाल्ट, इसके साथ प्रेजेंट है बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स H2O, और ये आपके यहाँ पे 6 है, होल चार्जेस -2। तो पैरा कौन सा, डाया कौन सा, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये कैसा होगा भाई, ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, पेयरिंग किया था सारी, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो थे, तो जीरो का मतलब ये कंपाउंड है डायमेट्रिक। देखने से पता चल, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीएन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कर देगा, पेयरिंग कर देगा तो आंसर डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बस सीधा बोलो। अगर डायमैग्नेटिक है तो उस केस में आपके इनर 3D पार्टिसिपेट करेगा, तो जब इनर 3D पार्टिसिपेट करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही। सेकंड वाले को समझो जरा, इस कंपाउंड के साथ क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में वाटर मॉलिक्यूल्स वीक फील्ड लिगेंड, अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो पेयरिंग तो करेगा नहीं, पेयरिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मिलेंगे। तो अभी देखते हैं हम लोगों ने 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो रहे थे, तो मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। देखते ही पहचान रहे हो आप लोग, ठीक है। और 3D के जो ऑर्बिटल्स हैं वो पार्टिसिपेट तो कर ही रहे हैं, तो मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका बोला जाएगा ये कंपाउंड। कोई कंफ्यूजन, बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये बच्चों ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है। हाँ वो हम बताएंगे, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड, अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो आपका, जो आपकी लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन, इन दोनों के साइड से अगर डोनर साइट है, ध्यान दो मैंने आपको डोनर साइट तो लिखाई थी ना स्टार्टिंग में, कि किसी भी लिगेंड के अंदर अगर कार्बन और नाइट्रोजन अगर बच्चों डोनर साइट्स हैं, तो इसका मतलब वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। मैं आपको पूरा लिखा दूंगा, न्यूमेरिक्स आता है छोटा सा, मैं लिखा दूंगा, न्यूमेरिक्स से बेस पे आपको याद हो जाएगा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है ना, आपका पैटर्न क्या है। लेकिन जनरली क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन के डोनर साइड्स होंगी तो स्ट्रॉन्ग, बाकी सबको वीक, ऐसा मान के चलना है। बाकी मैं आपको थ्योरी बता दूंगा इसकी क्या पैटर्न है, ठीक है, सीरीज के साथ। यस, अब इसके बाद बात करते हैं भाई इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक तरफ, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मजा आ रहा होगा, बिल्कुल यही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कुछ अदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ बच्चों लिखा मैंने ज्योमेट्री, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से लिख लें। पहले चलो का बच्चों लिखा मैंने sp, फिर लिखा मैंने sp2, लोग बताओ उसके सामने, मैंने लिखा है बच्चों sp3, मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है उसी बात करेंगे, मैंने लिखा है dsp2, 4 यहाँ भी है, मैंने लिखा है d2sp3, मैंने बच्चों लिखा है sp3d2, sp3d2। बताओ आंसर क्या होगा। sp की बात करेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर, बचपन से पढ़ते हैं। sp2 की बात करेंगे तो बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर होगी, sp3 की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है। और यहाँ पे dsp2, डी कौन सा है, अंदर वाला है, ये डी अंदर वाला है 3D वाला, तो क्या होगा ये होगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर,
मैं D2sp3 की बात करूं, ये वाला डी कौन सा है, 3D वाला, ये अंदर वाले हैं 3D वाले, इसका क्या होगा, ये होगा ऑक्टाहेड्रल। लास्ट में जो दिख रहा है sp3 D2, ये डी कौन सा, ये 4D वाला है, 4D वाला है, 3D वाला नहीं है, बाद में आ रहा है। और ये s कौन सा, 4s है, ये 4p है, ये 4D है, तो ये क्या होगा, और ये भी ऑक्टाहेड्रल होगा। समझ में आ गया, ज्योमेट्री इज क्लियर, ज्योमेट्री क्लियर होगी सभी को। यहाँ पे कितने ऑर्डर्स पार्टिसिपेट किए थे बताओ, हाइड्रोजन के अंदर, sp के अंदर कितने ऑर्डर्स किए थे पार्टिसिपेट, 2, एक s एक p, इसमें कितने किए थे, 3, इसमें 4 किए थे, एक s 3p, इसमें कितने किए थे, d 1 1 2 3 4 4 किए थे, इसमें बताओ कितने किए, 3 2 5 और 1 6 6 किए थे, इसमें भी कितने बच्चों किए थे, 6 किए थे। समझ में आ गया, देखते ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यस बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट एक कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे मैंने बच्चों लिया है CONH3 6, इस पे होल चार्ज है +3। सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, तो एन क्या बच्चों, डोनर साइड्स है, तो ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा, CO यहाँ पे क्या होगा, +3 स्टेट में, अमोनिया इज न्यूट्रल। तो जरा सॉल्व करो जल्दी से, CO+3 कन्फ्यूजन क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6 होगा, 3s2 होगा और 3p6 होगा, 3d6 होगा, 4s0 होगा। चेक करो, वो 3d7 होता है ऊपर, वो बात में बात करोगे ना, ऊपर आपको क्या मिलेगा, 4s2 मिलता है, 3d आपका 7 होता है, 3 बार चले जाएंगे, है ना, बताया था मैंने। तो ये आपका बचेगा कन्फिग्रेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब यहाँ से जो अमोनिया कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अमोनिया अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो बच्चों यहाँ पे एक नया टर्म डेवलप होता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बच्चों क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे 3D में कितने मिल रहे हैं, 6, देखो ध्यान से, 3D में कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये क्या करता है बच्चों, आपका डिवाइड करता है, 2 पार्ट में ब्रेक करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या होगा, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। तो डीजनरेसी में बात करें तो यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको 1 2 3 4 मैंने लिख लिया है 5, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 पार्ट में डिसोसिएट होंगे। अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो एक सेक्शन ऊपर होगा, एक सेक्शन नीचे होगा। नीचे वाला सेक्शन बच्चों आपके पी वाला होगा, ऊपर वाला भी पी, लेकिन ऊपर वाले को बच्चों बोलते हैं इजी ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, इजी ऑर्बिटल। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, T2G ऑर्बिटल। इजी वालों को बच्चों में बोलता हूँ एक्सियल, एक्सियल ऑर्बिटल, और नीचे वालों को बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है, ये होते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। बट क्या होते हैं ये सब बताऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे, अभी पॉइंट आता जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक समझ में आया क्या, तो अब मैं धीरे धीरे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की तरफ मूव करने वाला हूँ, उसको मैं समझाता हूँ। तो इसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपकी डिस्कस की जाएगी, फिर आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की जो आपकी थी, जैसे यहाँ पे आता है I-, ठीक है, उससे स्ट्रॉन्ग Br-, इसकी रोमेनिक्स में बता दूंगा, पूरा बता दूंगा। यहाँ पे देखो HCN-1 होता है, फिर इसके बाद आपका Cl-, सीरीज तो बहुत लंबी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसी बात करेंगे। F-, यहाँ पे OH-, देन आपका ऑक्सिलेट C2O4-2, जैसे इसी तरीके से आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स आता है, ठीक है, H2O आएगा। H2 के बाद बच्चों आता है पायरिडीन, फिर आता है आपका अमोनिया, फिर आता है NO2-1, ठीक है, फिर इसके बाद आता है इथाइलिन डायमाइन, ठीक है, फिर आता है बच्चों साइनाइड जो हम यूज कर रहे थे बार बार, फिर आता है लास्ट में CO, है ना। तो कहाँ से कहाँ था, देखो यहाँ से I-, ठीक है, यहाँ से लेके बच्चों और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ तक, ये पूरे के पूरे बच्चों होते हैं वीक लिगेंड। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। पाइरिडीन में होता है डोनर साइड। पाइरिडीन के अंदर बेटा डोनर साइड कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, वहां से लेके और कार्बन तक। तो मैंने बोला था यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो डोनर साइड दिख रही है, यहाँ पे कार्बन 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 ऑक्सीजन है, फिर कार्बन नाइट्रोजन दिख रहे हैं मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये सारे के सारे होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसे होते हैं, सिर्फ पहचानने का तरीका है, आप इसको रट्टा मत मारना, ठीक है, पहचानने का तरीका है, ठीक है, बस ये रखो।
जो नाइट्रोजन का डोनर साइड होगा और कार्बन वाला होगा ये हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे, बाकी ऊपर वाले आप वीक फील्ड लिगेंड में आप सीधा टिक कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आपको समझ में आएगा। और जब भी आपको मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बताऊं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बेटा होते हैं हेलोजेंस, हेलोजेंस होते हैं मतलब एक्स, वो सबसे वीक में आते हैं हेलोजन वाले। हेलोजन सबसे आपको वीक में देखने को मिलेगा। हेलोजन एटम अगर डोनर साइड होगा तो वीक होगा। भाई हेलोजन इलेक्ट्रॉन देना थोड़ी नहीं चाहता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो देना ही नहीं चाहता, तो उसका सबसे वीक होता है। फिर आता है बच्चों ऑक्सीजन एटम आता है, फिर कौन सा आता है नाइट्रोजन एटम आता है, फिर आता है कार्बन। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये आपको देखना ध्यान देना है। तो डोनर साइड्स पर अगर आपको समझना है तो आप एटम के विषय ध्यान रखो, कार्बन सबसे अच्छा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, हेलोजन। हेलोजन बिल्कुल भी देना नहीं चाहेगा। ये इसका आपका सीक्वेंस होगा। पूरी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन, निकल के साथ लिया है मैंने साइनाइड। कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दूंगा। -2। बोलो, बताओ बेटा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड, हाइड्रेशन वगैरह सब बताना है। ठीक है, डायमेट्रिक पैरामेट्रिक सब कुछ। यहाँ पे निकल, निकल बताओ जल्दी से कौन सी स्टेट होगी? Cn-1 होता है, -4 +4 -2 करेंगे 2 आ जाएगा, तो निकल यहाँ पे +2 की स्टेट में। ठीक है, निकालो कन्फिग्रेशन। 3D लिख लो सीधा। 3D में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जल्दी बताओ? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चेक कर लो, 4 ऐसे तो बाहर चले जाएंगे। यस, 1 2 3 4 5 इस तरीके से होंगे। चेक कर लो आप, एक यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे, बाकी आपका यहाँ 4s होगा और आपका यहाँ 4p होगा। अब आओ Cn। Cn कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने बताया कार्बन है डोनर साइड्स, तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करेगा। अब पेयरिंग करेगा तो आपको समझ में आता है इलेक्ट्रॉन्स कैसे पेयर्ड हो जाएगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा। जब यहाँ चला जाएगा तो 3D में क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ से आपका ये और ये पेयर्ड। अच्छा, ये तो बचेंगे ही नहीं, ये तो बचेंगे नहीं, तो खाली हो जाएगा पूरा। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, यही होगा पूरा। देख लो, ये लास्ट वाला खाली बचेगा पूरा। और फिर आपका यहाँ से 4s, देखो ये 3D है, ये आपका 4s है, ये पूरा खाली होगा। और 4p है, ये भी बच्चों को खाली होगा। तो अब ध्यान से समझने वाली बात बच्चों ये है कि हमारे पास Cn कितने हैं? 4। 4 खाली घर चाहिए, तो एक Cn यहाँ पे चला जाएगा, एक Cn यहाँ जाएगा, एक Cn बच्चों यहाँ मूव करेगा और एक Cn यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो 4 Cn। तो कौन कौन से बच्चों पार्टिसिपेट किए जल्दी से बताओ? आप पार्टिसिपेट किए हैं आपका एक तो डी वाला, तो डी लिख लो पहले, 3D वाला। 4s वाला एक किया है, पी वाले कितने किए हैं? 2। तो हो गया है DsP2। क्या समझ में आया? DsP2 इसका आपका हाइड्रेशन हो गया है ना, DsP2 बिल्कुल। और DsP2 हम लोगों ने पढ़ा था कि बेटा ये क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया इसमें, 3D का किया है, एक s किया है 4s वाला, 4p के 2 किए हैं। स्क्वायर प्लेनर, इट इज ए पैरा और डायमेट्रिक। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर्ड कर दिया, सारे सारे पेयर्ड हो चुके हैं, तो मतलब आंसर इज डायमेट्रिक। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का आउटर है। बताओ जल्दी से, 3D पार्टिसिपेट किया तो कैसा होगा? इनर। कैसा होगा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या पूरी बात समझ में आ रही है? सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया है बच्चों, कोबाल्ट, यहाँ पे अमोनिया 6, होल चार्ज ले लिया मैंने +3। सॉल्व करो, अब बताओ जल्दी से क्या होगा। तो यहाँ से दिख रहा है नाइट्रोजन, वो तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। अमोनिया जो दिख रहा है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ठीक है, कोबाल्ट पे आ जाओ। यहाँ कोबाल्ट कैसा होगा? +3 की स्टेट में होगा। देख लो, आप चेक करो जल्दी से, कोबाल्ट क्या होगा? +3 की स्टेट में होगा। जब +3 की स्टेट में होगा तो क्या मिलेगा? देख लो, 3D की बात करेंगे तो 3D कितना हो जाएगा? 1 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, यही मिलेगा। देख लो आप चेक करके, 4s यहाँ पे होगा और 4p आपका इधर होगा। तो ये आपका 3D हो गया है, ये 4s हो गया है, ये 4p हो गया है। चलो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करो। पेयरिंग कैसे करी जाए जल्दी से बताओ बच्चों? इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यहाँ पे, इसकी पेयरिंग यहाँ पे, ये सीक्वेंस होता है, ध्यान दे लो। पेयरिंग, पेयरिंग हो जाएगी, तो पेयरिंग होने के बाद यहाँ से 3D कैसा बचेगा? 3D के पास बच्चों कितने घर खाली होंगे वो देख लो। 1 2 1 2 1 2, 2 घर खाली होंगे ना 3D के पास। एक 4s के पास खाली होगा, 4p के पास 3 है।
हमें अमोनिया कितने बच्चों 6, अगर 6 अमोनिया तो ज्वाइन करो, 1 अमोनिया, 2 अमोनिया, 3 4 5 और 1 6, 6 अमोनिया फिल हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ जल्दी से बताओ मुझे, पेयरिंग हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है पेयरिंग, तो आंसर इज D2sp3। कितना आराम से बन रहा है D2sp3, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स बेटा कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है। और कैसा होगा सर, ये डायमैग्नेटिक होगा। और कैसा होगा सर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, अभी कोई 3D पार्टिसिपेट किया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स तो स्पिन कैसा होगा, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऐसे आपको सब कुछ टिक करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल कर पाओगे। समझ में आ गया पूरा। अच्छा, अब इसका ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कोबाल्ट आ जाएगा, तो पहले आप इसको इस तरीके से अरेंज कर लो, 4 अमोनिया यहाँ पे लगा लो, 1 2 3 4, 1 अमोनिया ऊपर से, 1 अमोनिया यहाँ से, और ये सब बाकी आपके ज्वाइन होते हैं इस तरीके से। अमोनिया ज्वाइन कर लो यहाँ पे, NH3 बच्चों, NH3 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 NH3, ठीक है, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लो, हो गया। तो ये आपका यहाँ पे होता है, आपका इस तरीके जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको बच्चों, ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट कर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोबाल्ट, इसके साथ फ्लोरीन 6 है, होल चार्जेस -3, जल्दी सॉल्व करो, बताओ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं, यहाँ पे आयरन है, साइनाइड यहाँ पे आपका 6 है, होल चार्जेस -4। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन है, यहाँ पे आपका साइनाइड है, इस पे चार्ज बेटा 6 है ये, और इस पे चार्ज है आपका -3, ठीक है, बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे क्रोमियम है, और इसके साथ बच्चों प्रेजेंट है CO, नाउ इट इज 6, कुछ इस तरीके से। ये 4 कंपाउंड दिया है, इनको ट्राई करना है। इसके साथ और भी देते हैं हम लोग, यहाँ पे सिल्वर Ag प्रेजेंट है, अमोनिया आपका यहाँ पे ट्वाइस है, होल चार्ज बच्चों +1 है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट और भी हम कंपाउंड ले सकते हैं, आप उनको भी ट्राई करना। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक बनेंगे सभी से, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आयरन वाला भी ले लो CO के साथ, Fu हो गया है, CO हो गया है, यहाँ पे कितना होगा 5 होगा, ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज बतानी है आपको, हाइड्रेशन बताना है, ज्योमेट्री बतानी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, कितने पेयर्ड हैं, वो सब कुछ। फिर इसके बाद आप हम लोग जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसको भी हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे हम लोग लिमिटेशंस, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, तो लिमिटेशंस बच्चों ये है, पहली चीज लिमिटेशंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कुछ एजम्पशंस वर्क करते हैं। एजम्पशंस कैसे वर्क करते हैं, एजम्पशंस मतलब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, अभी एक आयन है, वो कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करूंगा मैं, जहाँ पे क्या होता है सुनना। जैसे वीक लिगेंड अगर मैं बात करूं, तो वीक लिगेंड वर्क करते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, ठीक है। वीक लिगेंड बहुत बार स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह भी वर्क करते हैं, लेकिन कहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे आपको अगर मैं बताऊं, ध्यान देना, जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, आप बोलोगे सर ये जो यहाँ पे अमोनिया है, ये तो सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। वाटर मॉलिक्यूल कैसा है सर, ये वीक लिगेंड होगा, ठीक है। तो जो अमोनिया है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये दोनों के दोनों बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, लेकिन किसके सामने वर्क करते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं जनरल ट्रेंड की बात करूं, तो अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सही आंसर है। वाटर इज ए वीक लिगेंड, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ कैटाइन के सामने, कुछ डी ब्लॉक के कैटाइंस के सामने, सेंट्रल मेटल आयन के सामने स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करते हैं। वो कौन से होते हैं, तो देखो बच्चों, अगर कॉपर आता है +2 के साथ, या कोबाल्ट आता है बच्चों +3 के साथ, तो उस केस में अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल्स ऑलवेज वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑलवेज वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा बेटर भी। देखो मैंने एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे लिया है, लाइक निकल, और इसके साथ प्रेजेंट है यहाँ पे अमोनिया, ये 6, इस पे होल चार्ज है बच्चों +2। यही ट्रिपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है, मैं निकल के साथ तो बात करी थी, मैंने कॉपर के साथ कॉपर +2, कोबाल्ट +3 के साथ, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम बिल्कुल आराम सॉल्व करेंगे। अमोनिया कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही होता है, पेयरिंग करेगा, आंसर बनाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे एग्जांपल ऐसा दे दूं, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं
कॉपर के साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और ये 4 ले लिया, न्यूट्रल हो जाएगा 0 और ये +2 दे दिया। अब देखो कॉपर यहाँ पे किस स्टेट में होगा बच्चों, +2 की स्टेज में होगा। तो उस केस में वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों जनरली कैसे एक्ट करता है, आपके वीक लिगेंड की तरह वर्क करता है। तो यहाँ वीक की तरह वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा। आंसर स्ट्रॉन्ग से बनेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, छोटा सा, इसलिए मैंने बोला है एजम्पशंस लिमिटेशंस के अंदर। तो ये एजम्पशंस लिया गया है, एजम्पशंस लिया नहीं गया है, ये एक्चुअली इसके बारे में थ्योरी बैलेंस जो बैलेंस में थ्योरी एक्सप्लेन करेगी, पाउलिंग ने उन्होंने बता नहीं पाया था। ठीक है, ऐसा क्यों है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कॉपर +2 के सामने स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों बन रहा है, उन्होंने नहीं बता पाया था। ठीक है, इसलिए उनका ड्रॉबैक बनता है। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। और यहीं पे अगर मैं ऐसे बोलूं कि सपोज मैंने निकल ले लिया और निकल के साथ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए, नाउ इट इज 6 होल चार्जेस +2। तो अब वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे वर्क करेगा, तो ये वर्क करेगा वीक लिगेंड की तरह। समझ लो, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कैसे वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, और यहाँ कैसे वर्क करेगा, वीक लिगेंड की तरह। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से बिल्कुल बनते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग बिल्कुल कर पाओगे, कोई तो कंफ्यूजन नहीं है इसमें? बिल्कुल सही। ओके, एक यहाँ पे एजम्पशंस और होता है छोटा सा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक ये होता है कि जितने भी आपके वीक लिगेंड हैं वो बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब बन जाते हैं, सोता हुआ शेर है, कब जाके खतरनाक बनेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब बनेगा, जब बच्चों 3D ऑर्बिटल के एलिमेंट ना हो, अगर 4D और 5D वाले अगर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, 4D और 5D सीरीज वाले अगर ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, अगर ये सीरीज वाले हैं 3D सीरीज को छोड़ के, जनरली 3D सीरीज से आता है, लेकिन अगर 4D 5D सीरीज का अगर कोई आपका सेंट्रल मेटल एटम आ गया, तो उस केस में सारे के सारे वीक कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाते हैं। एक ये भी एजम्पशंस। वैसे Cl के ऐसा होता है, वीक लिगेंड होता है, आपको पता है। हेलोजन बहुत वीक लिगेंड है, लेकिन हेलोजन के इसलिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं आप समझना, बहुत ही मजेदार। अगर मैं निकल मैंने यहाँ पे लिया और इसके साथ प्रेजेंट है Cl4, यहाँ पे -2 चार्ज है, फर्स्ट कंपाउंड है, बताना Cl यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के वीक फील्ड होगा। मैंने अगर यहाँ पे आपको पैलेडियम दे दिया, पैलेडियम, ठीक है, Cl4 दे दिया, होल चार्जेस -2 दे दिया। इसी तरीके से मैंने लिखा है सपोज बच्चों प्लेटिनम, PtCl4 होल चार्जेस -2। तो बताओ जल्दी से, ये ऊपर वाला बच्चों कहाँ से है, 3D सीरीज का है। नीचे आपको पता है कि ये आपके डिफरेंट 4D 5D सीरीज के एलिमेंट है, तो ऊपर कैसे वर्क करेगा बच्चों जल्दी बताओ, वीक फील्ड लिगेंड, लेकिन नीचे कैसे वर्क करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग करेगा, वो सब कुछ करेगा, डायनेटिक प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूरी बात समझ में आ रही है? कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। एक पॉइंट इसमें और आता है, तीसरा पॉइंट ऑक्सिलेट के बारे में, C2O4-2। ये जो बच्चों ऑक्सिलेटो आयन है, ये जो ऑक्सिलेट है, अगर बच्चों CO+3 कहीं दिख जाता है तो CO+3 के साथ भाई इसकी आंखें खुल जाती हैं और ये बच्चों वर्क करता है। बहुत मैं ठीक ठाक बता दूं कि जो ऑक्सिलेट है, C2O4 के बारे में बात कर रहे हैं मैं, तो C2O4 अगर बच्चों CO+3 आता है तो हम पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह ही वर्क करता है, ऑलवेज वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बच्चों वर्क करेगा, सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं CO+3 के साथ बच्चों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह आपका ये वर्क करेगा। ठीक है, इसमें एक हम क्वेश्चन ले सकते हैं कि CO ले लिया मैंने, यहाँ पे C2O4 ले लिया, 3 कर लेते हैं चार्ज, यहाँ पे 3 - 3 कर देते हैं बाहर। आप निकालोगे यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल्स आपका ना डायमैग्नेटिक होगा, आप चेक करके देखना, सॉल्व करना। ये मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, कोबाल्ट +3 की स्टेट में यहाँ मिलेगा, आप चेक करना, 3 × 2 6 हो जाएगा, +6 -3 करेंगे तो +3 निकल के आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। CO+3 कॉन्फ़िगरेशन निकालना, और C2O4 विल वर्क एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह वर्क करेगा, डायमैग्नेटिक कंपाउंड होगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे वर्क करेंगी। पूरी बात समझ में आ रही है? यस। एक कॉन्सेप्ट और होता है बच्चों फ्लोराइड के साथ, F- के साथ। F- बेटा जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह, सॉरी, वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, आपको पता है हेलोजन है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, तो ये बच्चों वर्क करता है वीक लिगेंड की तरह। लेकिन अगर बच्चों कहीं दिख जाता है निकल +4 के साथ, निकल +4 के साथ, तो उस केस में ये वर्क करता है बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखो। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, निकल स्पेसिफिक कंपाउंड है, निकल के साथ मैंने लिया F6 और होल चार्ज कर लेता हूं मैं, चलो -2, बताओ जरा। तो यहाँ पे चार्ज निकल, बताओ निकल किस स्टेट में होगा, आपका +6 -6, उधर +6 +6 -2 तो +4 होगा। निकल +4 में है तो यहाँ पे फ्लोरीन दे रखा है, तो गलती से बेटा इसको वीक फील्ड लिगेंड मत मान लेना कि वीक लिगेंड मान के सॉल्व कर दो, आंसर गलत हो जाएगा। आपको सही आंसर बनेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ।
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से काम करना, डायमेट्रिक कंपाउंड होगा, ऑक्टाहेड्रल स्पीसीज होगी, आप बना लेना। पूरी बात समझ में आ रही है? पहला पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे बहुत सारे एजम्पशंस हैं, उसकी वजह से ये फेल हो जाती है। दूसरी थ्योरी क्या है कि बच्चों ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक डाटा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये जो थ्योरी है पूरी तरीके से मैग्नेटिक डाटा को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे कहीं भी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कलर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है कि कौन सा कंपाउंड कौन सा कलर शो करता है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कलर के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया था। ठीक है। तीसरी पॉइंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कभी भी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया कि हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम, ये भी नहीं बता पाया था। तीसरा पॉइंट, इन्होंने वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाए। आपने देखा भी कि कहीं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहीं वो वीक फील्ड की लिगेंड की तरह वर्क कर रहा है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाए, ये भी इनका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट बच्चों, टेट्राहेड्रल और जो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हैं उनके बीच में भी खास डिफरेंस उन्होंने नहीं बता पाए थे, ये भी इन्हीं की थ्योरी का पार्ट। ठीक है। पूरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ बच्चों ये पार्ट फिनिश होता है। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट होगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।